बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबकी सोच में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबकी सोच के साथ मैं हूं नम्रा तारिक और मैं हूं मुनीब हामिद। ख़वातीनो हज़रात, और आपको वंस अगेन खुशामदीद कहते हैं एक नई सुबह की सोच में। आज 9 मई है। आज 9 मई है और गुज़श्ता साल जो कुछ 9 मई के रोज़ हुआ था वो मुल्क की तारीख का एक अहम तरीन हिस्सा बन चुका है। और आज की अगर बात की जाए तो मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से पेशावर में मिलियन मार्च का ऐलान किया गया है। तहरीक इंसाफ की बात करें तो तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क गिर एहतजाज और रैलियाँ निकालने का ऐलान किया गया है। और अगर कल जो लाहौर में वाक़या पेश आया वकला के साथ जो तशद्दुद किया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स की जानिब से भी शटडाउन और प्रोटेस्ट की कॉल आ चुकी है आज के दिन। और इसके अलावा योम सियाह फेडरल गवर्नमेंट ने मनाने का ऐलान कर दिया। और साथ ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आज एक स्पेशल स्पीच करेंगे जी कन्वेंशन सेंटर में 9 मई से मुतालिक ही। सो ये तमाम अहम चीज़ें आज होने जा रही हैं 9 मई को मद्देनजर रखते हुए। बिल्कुल जो है आज बहुत ही अहम दिन है और आज जो है इनके ऊपर जो है बात होगी, एहसास की बात होगी, सबक की बात होगी, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात होगी। और फिर अगेन इसमें थोड़ा सा जो है और भी चीज़ें हैं, लेकिन इसके ऊपर आगे जाके हम लोग चीज़ें करेंगे जिस तरीके से। और हुकूमत की जानिब ख़वातीन वज़ार अगर गंदम की बात की जाए, अभी तक ख़रीदारी जो है वो शुरू नहीं हो सकी है। किसान जो है अभी तक जो है वो परेशान हैं। और पंजाब की जो है हुकूमत खुराक है, उसके ज़राए का कहना है कि पंजाब हुकूमत का गंदम ख़रीदने का कोई इरादा नहीं है। अब आपको जो है सुनाते हैं एक अच्छी खबर, और वो ये है कि 13 साल बाद पाकिस्तान की नेशनल गेम हॉकी अजलान शाह कप पाकिस्तान की नेशनल टीम जो है वो जीत चुकी है। और उन्होंने जो है कनाडा को हराया था फाइनल में पहुंच चुकी है। और 5-4 से वो कनाडा को हरा के जो है वो फाइनल में पहुंची है, और जो कि फाइनल मजबूत उम्मीदवार साबित हो चुके हैं जी इस वक्त फाइनल के लिए। हाँ जी, ऐसा ही है। दिस इज गुड न्यूज़। और अगर अब हम अपने फर्स्ट सेगमेंट की जाने बढ़ें तो DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो परसों हुई वो हमारे सामने है। उसमें उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के लिए एक ही रास्ते आगे बढ़ने के लिए वो ये कि सिद्क़ के दिल से माफ़ी मांगी जाए और तामीरी सियासत की जाए। फिर उसके बाद रद्द अमल भी हमारे सामने आया। असद कैसर साहब ने एक निजी TV चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि माफ़ी तो हम अपने बाप से भी नहीं मांगते हैं। उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब ने भी कहा कि माफ़ी तो उल्टा इनको मांगनी चाहिए। तो ये मुख्तलिफ किस्म के बयान सामने हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से, जो कि रद्द अमल है। बिल्कुल ख़वातीन हज़रात, 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है, जिसने ना सिर्फ मुल्की सियासत को दागदार किया बल्कि एक गलत सियासी सोच की वजह से लाखों अफराद की ज़िंदगी तबाह हुई। 9 मई की जो दिन है, सियासी इंतशार की वजह से फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। रेडियो पाकिस्तान को नज़र आतिश करने के साथ साथ शहदाए पाकिस्तान का तकद्दुस पामाल करने की कोशिश भी की गई। ख़वातीन हज़रात, आज इस साने को 1 साल जो है वो गुजर चुका है। तर्जुमान पाक फ़ौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बात वाज़ेह है कि जो लोग इस इंतशार में शामिल थे उनको कानून के तहत जवाब देना होगा। 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से बड़े पैमाने पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई और पार्टी को खैराबाद भी कहा गया। 1 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्ज सियासत में बड़ी तब्दीली आई, लेकिन सवाल यह है कि साने 9 मई से हमने क्या सीखा? क्या सियासी इंतशार की सियासत बंद हुई और इस सोच से मुल्क दुश्मन अनासर को जो है कितना फ़ायदा पहुंचा? बिल्कुल ऐसा ही है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियो मौजूद है सेनेटर हुमायूं अहमद साहब। उनसे जानते हैं कि ये जो रिएक्शन तहरीक इंसाफ की जानिब से आया है, क्या ये बहुत एक्सट्रीम पे नहीं चला गया? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू भी है और एट द सेम टाइम इसको बड़े गलत तरीके से इस्तेमाल भी किया गया है। अब अगर हम 9 मई को, मैं कैसे इसको एनालाइज करता हूँ 9 मई को। 9 मई हुआ 9 मई का था, लेकिन इसकी शुरुआत उससे 1 साल पहले 25 मई से हुई थी। 25 मई के लिए जब हम लोगों ने कहा था हम 25 मई में लॉन्ग मार्च करेंगे, जो कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था जी। तो आपने देखा होगा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, इंक्लूडिंग जिन लोगों ने प्रेसर रिलीज़ किया था उन लोगों ने, सब ने देखा कि 25 मई की बजाय 22 मई से पंजाब की पुलिस ने जो तशद्दुद शुरू किया, लोगों के घरों के अंदर जाना शुरू किया, वहाँ से लोगों को गायब करना शुरू किया,
यास्मीन राशिद की गाड़ी तोड़ी, वो सड़क पर बैठी हुई थी, उनको सारा क्या जी जी सेनेटर साहब, ये उससे भी पहले वाकई 9 मई से ये नहीं शुरू हुआ, ये हम भी जानते हैं और पूरा पाकिस्तान जानता है कि उसकी तारीख नहीं, उससे पहले है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो अभी रिएक्शन आया ना तहरीक इंसाफ की जानिब से या फिर डीजी आईएसपीआर की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये कि दोनों तरफ से एक्सट्रीम्स पे नहीं चले गए बहुत? देखिए मैं वो तारीख तो है, मेरे लिहाज से तो एक्सट्रीम पे वो हमेशा से थे। ठीक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो वो एक्सट्रीम पे 2022 मार्च अप्रैल से चले गए थे। ठीक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसमेंटल करना था, ये बाकी सारी चीजें तो एक बहाना था। ठीक है, इमरान खान निशाना था। तो उसके बाद जिस तरीके से किया, फिर आपने राना सनाउल्लाह के बयानात सुने कि ये हमारा सर्वाइवल है, तो हम कुछ भी कर सकते, वी कैन गो टू एनी लेंथ, ये उनके बयानात हैं जी। या आप होंगे या हम होंगे। जब आप इन सब चीज़ों को करें और अब आ जाते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके, हम आ जाते दरमियान में जिस तरीके से सब कुछ हुआ, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, ये सारी चीज़ों को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। लेकिन इस दौरान में थ्रू आउट पंजाब पुलिस ने जो रोल प्ले किया वो वही किया जो कल उन्होंने वकला के साथ किया था। ठीक है, अब आ जाते हैं 9 मई को सुबह इमरान खान अपने घर लाहौर जमान पार्क से निकलते, वो 2 वीडियोस रिलीज करते हैं। एक वीडियो कहते हैं कि कोई ना आए, क्योंकि उससे पहले जब भी वो आते थे सारे तहरीक इंसाफ वाले आ जाते थे। तो उन्होंने कहा था कि मैं सरेंडर करने जा रहा हूँ, उन्होंने अगर मुझे वारंट गिरफ्तारी दिखाई तो मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, और उसके साथ उन्होंने कहा कि ये चीजें हैं कि आप लोग पुरअमन एहतजाज करोगे। वो वीडियो आज भी जगह पर सर, आपको क्या लगता है वो एहतजाज पुरअमन था? एक मिनट है जो ना, अब अलाउ मी, ठीक है जी जी श्योर। उसके बाद फिर वो जाते हैं, अब वो देखें जो हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके अंदर बैठे हुए हैं, बायोमेट्रिक्स कर रहे हैं। ठीक है, अब आप विजुअल्स देखें। अब ये याद रखें, ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स इन द वर्ल्ड। मतलब पाकिस्तान वाले तो उनका मुकाबला ही नहीं करते, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब जब आप उसके सामने देखते हैं कि किस तरीके से तोड़ फोड़ करके जो एसएसजी वाले कमांडोज आए, उनको जिस तरीके से पकड़ा है, जिस तरीके से लेकर गए। मुझे एक बात बताएं, लीडर हो या वालिद हो या कोई हो बड़ा हो जिससे आप मोहब्बत करते हो, और इस तरीके से उनको लेकर जाए, और वो भी इल्लीगल है कि आप हाई कोर्ट के अहाते से किसी को पकड़ के जाएं, जबकि वो सरेंडर करने आया हुआ है। सो क्या होगा? लोग बाहर निकलेंगे। इट इज वेरी कॉमन इन द वर्ल्ड, इट इज अ नॉर्मल रिएक्शन। एक मिनट है, इट इज अ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब उसके बाद सारे लोग बाहर निकले। अब हमने बाज विजुअल्स देखे, उस विजुअल्स में ये था कि हमने देखे कि पंजाब पुलिस के जैसे उनके जूते होते हैं उस तरीके के लोग ट्रकों में से निकल रहे हैं। हमने देखा कि लोगों ने मास्क पहना हुआ है, वो बिल्ड के लिहाज से ठीक है, उनके हाथ में पुलिस के डंडे, काले रंग के डंडे हैं, और वो गाड़ियां तोड़ रहे हैं, और पीछे लोग उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये पुलिस के लोग हैं, इनके हाथ में पुलिस का डंडा है, ये पीटीआई के लोग नहीं हैं। हमने देखा कराची में एक बस को जो आग लगी थी, वहां पे सारे लोग कह रहे थे कि ये आग पुलिस वालों ने खुद लगाई है। जब हमने देखा ये सारी चीजें, जब ये सारी चीजें हो रही थी, तो उसकी ये इम्प्लीकेशन थी, हमारी नजर में उसमें ये इम्प्लीकेशन थी कि जब देखिए, जब हम 10 बंदे कहीं जमा होते और हम में से नहीं पता होता कि कौन लीडर कौन है, 2 बंदे शोर करते, आओ उस तरफ चलते हो, लोग मॉब चल पड़ता है। उसके बाद हमने देखा, अब ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, हमने देखा कि जब सारा का सारा वो जा रहा था, ये जो मॉब जा रहा था टुवर्ड्स DHA, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, जो कि जहाँ पे ज़्यादातर सिविलियन ही रहते हैं। ठीक है, और कोर कमांडर का घर भी उसी जगह पे ही है। तो जब उस जगह जा रहा था तो पुलिस दूसरी तरफ जा रही थी। हालांकि ये पुलिस नॉर्मली जो होती है ना, जहां इन्होंने कल लॉयर्स के ऊपर 4, 5, 6 टीयर गैस कर दिया वहां एग्जैक्टली, तो वो 2 टीयर गैस वहां भी फेंक देती। ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ब्रिगेडियर साहब आप सुन पा रहे हैं? ऑलराइट, मेरे ख्याल से दोबारा उनको जो है तो सर, जो आपका ये जो पॉइंट है कि पुलिस जो है वो दूसरी तरफ जा रही थी, सो जब परसों अकाउंटेबिलिटी की बात की गई,
डीजी साहब की जानिब से। सो व्हाट डू यू थिंक, डीजी रेंजर्स या आईजी पंजाब हैं, उनके खिलाफ तहरीक इंसाफ कुछ करने का सोचती है? क्योंकि उनको एंटर होने दिया जिस तरीके से, कोर कमांडर हाउस तक जाना कोई आसान काम नहीं होता है, तो कहाँ पे थी पुलिस? देखिए इस तरह है कि ये जो DGISPR साहब को कहना चाहिए था, मेरी नज़र में देखें, जब आप चेस खेल रहे हो ना और जब बादशाह आके चाल चलना शुरू हो जाए ना जी, that basically means you are near checkmate. राइट, ब्रिगेडियर साहब हमें जो वापस ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ब्रिगेडियर साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? जी नहीं, आपने स्काइप पे लेना है या लाइन पे लेना है? जी सर, हम आप सर लाइन पे आ गए सर। आपसे गुफ्तगू जो है आगाज़ करते हैं। सेनेटर हुमायूं साहब भी हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं और 9 मई के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं और 1 साल मुकम्मल हो चुका है। सबसे पहले मैं आपके स्टार्टिंग कमेंट्स लेना चाहूँगा इस हवाले से। जी, 9 मई 2023 में ये एक हादसा पाकिस्तान में हुआ था जिसके जख्म आज तक ताज़ा हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1 साल गुजरने के बाद भी जो उसमें मुजरिम थे, जो कि सारे शवाहिद मुकम्मल हो गए, टीवी पे, कैमरास पे, बाकी चीज़ों पे अरेस्टेड भी हैं, लेकिन उनकी अभी तक पनिशमेंट नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ा सवालिया है हमारी जुडिशल सिस्टम पर और हमारी जुडिशरी के ऊपर कि इतना बड़ा वाकया पाकिस्तान में हो चुका है और उसकी जो है हमारी जो अप्रोच है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है। तो एक बात तो मैं ये कहूंगा। दूसरा ये है कि जो करने वाले हैं, चूंकि उनको अभी तक उनकी जो है ना ट्रायल भी हो चुके हुए हैं और उनकी सजाएं जो है चालान भी पेश नहीं हुए, सजाएं अनाउंस नहीं हुई हैं, तो इनको मौका मिल गया है। वो उन्होंने अपने और बयानियां बना दिए हैं, अपने और नैरेटिव बना दिए हैं। आज वो अपने आप को जो है ना जो मुजरिम और मुल्जिम से जो है ना इनोसेंट, वो अपने आप को क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, वो कहते हैं कि जुडिशियल कमीशन हो और फिर से ये जो मालूम करो हम तो उसमें है ही नहीं थे। ये तो आपका अपना। अच्छा, ये यहाँ पे एक अहम सवाल ब्रिगेडियर साहब आपसे भी है, सेंटर साहब आपसे भी सेम क्वेश्चन होगा। डीजी जो है ISPR साहब, उन्होंने कहा कि हम एक जुडिशियल कमीशन बना लेते हैं जिसपे जो है इंडिपेंडेंटली इंक्वायरी करके जो है फैक्ट सामने लेकर आ जाएंगे कौम के। पाकिस्तान तरीके इंसाफ कहती है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो नहीं। देखे वो बात ये है ना कि वो DGISPR ने तो इसीलिए कहा ना कि बार बार जो ये उस तरफ से ये आ रही थी कि जुडिशियल कमीशन बनाओ, तो जुडिशियल कमीशन की हमें हिस्ट्री मालूम नहीं है। इन्होंने जो 2013 में जो जुडिशियल कमीशन रिगिंग मांगी थी उसका क्या रिजल्ट हुआ, और 100 मैं आपको वो मिसालें दे सकता हूँ। तो वो जुडिशियल कमीशन तो वहां होती है जब एलिमेंट ऑफ डाउट हो, कोई फलाना हो। यहाँ तो आयोटा ऑफ डाउट है ही नहीं है। सब दुनिया ने देखा है, सामने उनके हुआ है, जिन्होंने किया है वो भी मान चुके हुए हैं। तो अब वो जो है ना इस लेट स्टेज के ऊपर जो है ना वो सर कौन माने? अच्छा ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे सेनेटर साहब का भी कमेंट ले लेते हैं सर। जुडिशियल कमीशन देखिए, जो DGISPR साहब ने कहा था ना कि जुडिशियल कमीशन 2014 से कर लेंगे, अगर जुडिशियल कमीशन हो जाता है, मेरा अंदाज़ा ये है कि उससे लेके आज तक DGISI, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो सारे बीच में फंस जाएंगे क्योंकि दे हैव ऑल बीन पॉलिटिकली इन्वॉल्व्ड इन इट थ्रू आउट। 2014 कर ले, 2013 कर ले, उससे पहले कर ले, 2018 कर ले, 1990 कर ले, 1988 कर ले, उससे पहले कर ले। लेकिन बात हो जाती है इसका एक हल है। इसका हल, अगर हम लोगों ने पाकिस्तान को जेन्युइनली, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को बचाएं, मैं ब्रिगेडियर साहब जो कह रहे हैं वो उनका ओपिनियन है, आई टोटली डिनाई दैट थिंग। कोई किसी ने नहीं माना। जो अगर आप लाहौर हाई कोर्ट में जो केसेस हो रहे थे उनमें वो खातून जो लॉयर थी जिनका मुझे नाम याद नहीं है, जो वहाँ प्रेजेंट थी, उन्होंने कहा कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट 4 के पास लेकर गए थे कि इनका वो रिमांड का वो कर लो, 2 ने इनकार कर दिया था। जिस तरीके से उनके लोगों के जिस्मों के ऊपर जख्म थे, निशानात थे, उसने इनकार कर दिया। 2 ने किसी वजह से साइन कर दिया, वट एवर इट इज। उन्होंने कहा कि जो जज था वो भी एक ही इंस्टीट्यूशन का,
जो गवाह थे वो भी उसी इंस्टीट्यूशन के, जो प्रोसिक्यूटिंग वाले लॉयर थे वो भी उस इंस्टीट्यूशन के। तो बेसिकली जज, ज्यूरी एंड सारी चीजें वही कर रहे हैं। देखिए ये सारी चीजें अगर आपने करना है तो लेट्स डू लाइक दिस। और जो उन्होंने प्रेशर किया था उसमें उसका झलक आती है। ट्रूथ, एवरीबडी शुड टेल द ट्रूथ। नहीं, एवरीवन शुड टेल द ट्रूथ। तो वो जो आपके पीटीआई के जो सारे लीडर हैं जो आके टीवी के ऊपर आके और उन्होंने बयानात दिए हैं, तो फिर आपने उन्हें छोड़ क्यों दिया सर? जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया आपने उन्हें छोड़ दिया। सब झूठे हैं। इसका तो मतलब है भी सारी झूठ की सियासत करते हैं और जो आप वो भी झूठे हैं। तो ये क्या बात हुई? आप जुडिशियल कमीशन की बात करते हैं। जुडिशियल कमीशन कौन बनाएगा? जुडिशरी। तो जुडिशरी को तो आप मानते ही नहीं है। उनको तो आप कहते हैं कि ये इंसाफ नहीं देती जब तक बंदियाल ना हो। तो फिर क्या बात कर रहे हैं आप जनाब? जनाब एक मौकफ के ऊपर तो खड़े हो ना। आप तो किसी अदारे को मानते ही नहीं है। ऐसे ब्रिगेड साहब, आप तो हर एक को कहते हैं कि जी गलत है, हम सिर्फ सच्चे हैं, हम फरिश्ते हैं, बाकी सब शैतान है। ब्रिगेड साहब अगर आप थोड़ा सा जरा वो तहम्मुल से मुझे बोलने दे दें, उसके बाद अपनी बारी में बोल लें, तो दैट वुड बी मोर सेन अप्रोच ऑफ डूइंग दैट थिंग। देखिए बात ये हो जाती है कि जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया था कि हमने ये किया, आपने उनको छोड़ दिया। जिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, हमने नहीं किया, आप उनको अंदर ही रखा हुआ है जी। मतलब इन अदर वर्ड्स, इफ आई एक्सेप्ट कि मैंने कत्ल किया आप मुझे माफ कर दोगे, और जिसने कत्ल नहीं किया वो कहता है मैंने कत्ल नहीं किया, आप उसको जेल में ही रख रहे हो। सॉरी टू बटन के ये उन्होंने जो किसने छोड़ दिया उनको? जी कमाल है, फौज छोड़ सकती है सर? कैसे छोड़ सकती है? सबको छोड़ा हुआ है सर। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बने हुए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सब बाहर हैं। ये वो कहे ना कहे, उनको उधर से कि बेल मिल गई, चलो, लेकिन छूटे तो नहीं ना। अच्छा मुझे ब्रिगेड साहब मुझे एक बात बताएं। आलिया हमजा और सना जावेद, ये दो खातून हैं। 15 मिनट के अरसे में इन्होंने लाहौर के 5 मुख्तलिफ जो पुलिस स्टेशन और उसी 15 मिनट के अंदर इन्होंने मियाँ वाली के एक पुलिस स्टेशन के अंदर जाके इन्होंने तोड़फोड़ की। क्या वो कर सकती हैं 15 मिनट के अंदर? बिल्कुल। ये आपका जो सोशल मीडिया जो करता है वो तो कोई दुनिया में को कर ही नहीं सकता। वो हर चीज को सर ये आपने सर ये एफआईआर कटी है, सर ये एफआईआर कटी है, कोई मिसाल नहीं है सर। ब्रिगेडियर साहब सिर्फ एक झूठ के ऊपर उनकी बुनियाद है। अच्छा सिचुएशन को थोड़ा सा, सारे कारकुनान पे इसी तरह शाह महमूद कुरैशी भी एक वक्त में 4 जगह पे मौजूद थे। नहीं हो सकते ना। देखिए दैट इज एग्जैक्टली हमारा पॉइंट। ये जो अभी आपने स्क्रीन पे चला रहे थे ना सारी चीजें, आप थोड़ी देर के लिए जहां जो जला है चीज जी वहां पे देखिए, ये याद रखें जिन जिन जगहों पे ये गई हैं वो बड़े सेंसिटिव एरियाज हैं, और उन जगहों पे जाने से पहले हर जगह पे सीसीटीवीज हैं। लेट्स गेट दो सीसीटीवीज। वो उससे पहले क्या हो रहा था? लेट्स से मैंने अभी ये गिलास तोड़ा है ना, मेरे एंटर होने से और इस गिलास के तोड़ने के दरमियान में जो फुटेज है वो दिखा दे। अगर मैंने जानबूझ के आके तोड़ा है तो ठीक है, हो सकता है इन्होंने तोड़ा हो, मुझे यहाँ बिठा दिया हो, I might be framed for something ना। देखिए मैं सीन ऑफ द क्राइम पे आ जाता हूँ, लेकिन कोई और बंदा मुझे फ्रेम करने के लिए कत्ल कर सकता है। ब्रिगेडियर साहब आप इस पे क्या कहेंगे कि वो फ्रेम किया गया, फंसाया गया वही पॉइंट है फॉल्स फ्लैग वाला। नहीं तो वही बात है ना जी कि अभी आप सिर्फ जो है ना पीटीआई क्या करती है, वो सिर्फ नैरेटिव बनाती है, वो नैरेटिव पे ही जिंदा है। तो सर 1 साल गुजर भी गया तो सर इनको क्रेडिट देता हूं 100% के नैरेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि इनका मीडिया नेटवर्क जो है पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। बिल्कुल ऐसे ब्रिगेडियर साहब झूठ को सच और सच को झूठ बना देते हैं। ब्रिगेडियर साहब तो फिर पूरे साल में इंक्वायरी क्यों नहीं है? गुज़श्ता 9 मई को अगर हुआ था पिछले साल, तो फिर अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? बिल्कुल ऑफिशियली तो मैंने तो शुरू में ही आपको जनाब बता दिया ना कि वो नहीं कर रहे ना। क्योंकि आज तक जो है ये सारे आपको पता है कि पीटीआई कैसे आई थी, उनके पीछे कौन कौन थे। वो फौज भी थी सर, वो भी एक नॉट फौज बट एक सेगमेंट, कुछ चंद एक मीडिया भी सर। तो इंक्वायरी फिर अभी तक भी नहीं हुई ना एवरीवन वाज देयर, ठीक है। और ये हम पीटीआई के पीछे कौन था सर? सर पीटीआई के पीछे जो थे वो भी, जो एक मिलिट्री कोर्ट जो है उनको क्यों बंद किया है, क्यों ब्लॉक किया है? क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या ये बने नहीं थे कोर्ट जनवरी 2015 में?
क्यों बने थे ये? अच्छा ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि 1 साल हो गया अभी तक पनिशमेंट नहीं दी गई, ख्वातीन अंदर जेलों में बंद हैं, अभी बहुत सारी फैमिलीज भी अरेस्टेड हैं, हमने पुलिस टॉर्चर देखा है, और ये पुलिस की आप खातून की बात ना करें, खातून जो है ख्वातीन, इनको शील्ड बनाया गया था 9 मई को, ये आगे थी सबसे आगे थी, तो कार्रवाई की जाए। हम भी तो यही कह रहे हैं कि अगर इन्वॉल्व थी तो कार्रवाई करके उनको सजा सुनाई जाए, सिर्फ अंदर रखने का क्या मकसद है सर पूरे साल से? मैंने तो जुडिशरी के कान नहीं पकड़ने ना, मैं तो कुछ नहीं कह सकता सर, बात तो ठीक कर सकते हैं। हल क्या है? व्हाट्स द सॉल्यूशन? माफी मांग लें, बड़ापन इस तरह है। नहीं, माफी तो वो उसने असद कैसर ने क्या बात की है, आपने बताया कि बाप से भी मैं नहीं कहता, और इमरान खान साहब ने भी कह दिया, तो माफी वाली बात ही नहीं है। खान साहब तो कह रहे हैं उल्टा हमसे माफी मांगे। और फौज कौन होती है कि जो वो माफी मांगना लगे? फौज चलो बड़ा दिल कर ले, फलाना कर ले, तो वो जिनके नुकसानात हुए हैं, जो शोहदा की जो फैमिली जो है उनके जो जज्बात हैं, और बाकी और जो अफेक्टेड लोग हैं, फौज में जो सिपाही हैं, ब्रिगेडियर साहब वो अफेक्टेड है। ओके ब्रिगेडियर साहब, माफ करेंगे ब्रिगेडियर साहब यहाँ पे सेंटर साहब का भी कमेंट ले लेते हैं प्लीज प्लीज। देखिए सॉल्यूशन ये इस तरह है कि आप ये समझ लें कि मेरा मौक़िफ़ ये है कि मैंने ये नहीं किया, आपका मौक़िफ़ ये है कि आपने किया है। तो इसका एक तो तरीका ये है कि दरमियान में एक आदमी को बिठा के जो मेरे पास शवाहिद हैं मैं दिखा दूं, जो आपके पास हैं आप दिखा दें, मैं आपको क्रॉस एग्जामिन करूं, आप मुझे क्रॉस एग्जामिन कर ले, और जो डिसाइड होता है वो कर ले। पॉइंट वही है ना कि कार्रवाई होनी चाहिए। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि उसके अंदर सबको पता है, जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने खुद कहा है, हर एक ने गलतियां की हैं, हुई भी होंगी, गलतियां भी की होंगी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सोल्यूशन की तरफ जाना है ना, सोल्यूशन की तरफ ये है, उसे कहते हैं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। ट्रूथ शुड नॉट बी वन साइडेड, ट्रूथ शुड बी बोथ साइडेड। माफी मांगते बहुत सारे लोगों को माफिया मांगनी चाहिए, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे इदारों ने, बहुत सारी चीज़ों ने गलतियां की, उसमें जुडिशरी भी है, उसमें जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने भी किया हुआ है, उसमें हमारे जिस तरीके से इलेक्शंस हुए उनको भी करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। हम लोग जो है ब्रेक के बाद जो है यहीं से पिकअप करते हैं, हमें ब्रेक लेनी है, ठीक है खवातीन और यहाँ पे शामिल करते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आके यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक खवातीनो हज़रात, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। सुबह की सोच में हमें ज्वाइन किया हुआ अभी भी ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब ने और सेनेटर हुमायूं साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, आपसे मैं जो है आगाज़ करना चाहूँगा, और मैं स्टार्ट में ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान हमारा घर है, और भाइयों और बहनों के बीच में जो फैमिली में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, अब इसका सोल्यूशन क्या है? व्हाट डू यू थिंक, इसका सोल्यूशन क्या है? आगे कैसे बढ़ सकते हैं दोनों की इज्जत और रिस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए, दोनों पार्टीज की? सोल्यूशन जरूर होता है प्रोवाइडेड दोनों तरफ फ्लेक्सिबिलिटी हो। ठीक है, एक साइड में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, एक में कम फ्लेक्सिबिलिटी, बट फ्लेक्सिबिलिटी का होना लाजमी है। अनफॉर्चुनेटली एक साइड पे फ्लेक्सिबिलिटी 0% है, क्योंकि वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक बंदे में है। ये गवर्नमेंट जो है वो तो एक कोलिशन गवर्नमेंट है, वो तो एक वीक गवर्नमेंट है। वहां तो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप नहीं कह सकते कि जी ये 2/3 मेजॉरिटी लेके ये आए हैं तो फलाना है। यहाँ पर जो है इनका जो स्टांस है वो फिक्स्ड है, रिजिड है, ओपिनियनेटेड है, और दे आर इंट्रांसिजेंट। आज तक वो ये कहते रहे कि हमने इन चोरों लुटेरों से बात नहीं करनी, वो अब भी उसी पे कायम दायम है। और जहां तक है कि जी हमने सिर्फ बात करनी है तो फौज से, फौज किससे? जनरल आसिम से। जनरल आसिम कौन? जिनको वो चीफ नहीं बनना दे रहे थे, और जिनकी जो ये 9/9 हुआ, ये हुआ इसीलिए था कि उसको टॉप गिराएं और फिर हम दूसरा अपना लाएं और ये पीडीएम की हुकूमत को भी फर्क करें, और उनसे ये बात करना चाहिए। और अपनी तरफ से ये बात करते हैं, वो DGICR ने क्लियर कर दिया। अब आ जाते हैं अब सोल्यूशन की। सोल्यूशन वो उसी वक्त ये होगा जब गिव एंड टेक होगी,
तो फिर ही होगा ना। और वो है एक गुफ्तशनीद का रास्ता, जो कि बार बार जो है कहा, इनको तो हुकूमत बनाने का भी कहा, PMLN ने भी कहा, PPP ने तो बढ़ चढ़ के कहा कि आओ हम हुकूमत बनाने, आज हुकूमत में होते हैं। वो नहीं उन्होंने किया, ये सारी चीजें, ये सब चीजें रद्द कर दी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे उसी स्टैंड पे खड़े हैं। ब्रिगेडियर साहब एक सवाल जो है मैं यहाँ पे जो पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से मैं उनके नैरेटिव को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन एक क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल अगर वो कहते हैं जी कि मैं चोरों से बात नहीं करना चाहता, अब उनके अंदर आती है पाकिस्तान जो है PDM आती है, और हमने पास में भी देखा कि नवाज शरीफ साहब को भी जो है इसी जुडिशल सिस्टम ने सजाएं सुनाई हुई थी, जरदारी साहब को भी सुनाई हुई थी, दीगर और भी सियासतदान हैं जिनको सजाएं सुनाई हुई थी, एंड देन वो कम बैक करते हैं एंड ऑल इज क्लियर। हाँ तो वो तो ठीक है ना, तो उन्होंने अपना एक रास्ता ढूंढा ना, उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढी, उन्होंने रास्ते में आया, अपना रास्ता बनाया, तो एक तो रास्ता ही नहीं बना रहे हैं। तो सर चोर टक्कर ले रहे हैं, तो सर चोर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा तो माफ हो जाएगा है जी, चोर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा माफ हो जाएगा। नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि भाई वो चीज है कि मैंने कत्ल किया तो मैं कहूँ हाँ जी यार किया है, मुझे माफ कर दो, यही होता है ना। अब ये तो नहीं है ना कि ये मैंने कत्ल किया, मैंने कहा हाँ मैंने ठीक किया, मैंने कत्ल। सर डीजी साहब ने तो कुछ सजा के मतलब सर ब्रिगेडियर साहब तो फिर जो सजा का कॉन्सेप्ट जो खुद ही डीजी साहब ने दिया, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है कहीं पे भी, सजा की बात ही नहीं। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं तो आपको माफ कर दिया जाएगा, दैट्स सो इजी। नहीं, वो मैं तो आपको एक रास्ता बता रहा हूँ ना कि भाई अगर आपने एक रास्ता निकालना है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चले ब्रिगेडियर साहब हमारे पास टाइम कर रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब सेंटर साहब का भी कमेंट ले लेते हैं। देखिए ब्रिगेडियर साहब जो कह रहे हैं ना कि वो होना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दें सर, गिव एंड मैं झुक के वो पूरा फ्लेक्सिबल होता है। अच्छा वो गिव एंड टेक वाली बात है, लेकिन what they believe in give and take, everything you give I take. Okay. उनका जो concept है of give and take is everything you give I take. That's give and take. It's not कि भाई हम थोड़ा सा दोनों पीछे होते हैं और दरमियान में आते हैं। ये PTI पे लागू है। सर एक मिनट सर, अलाउ मी सर, ठीक है ना सर, अलाउ मी, ठीक है। अच्छा अब बात ये हो जाती है, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जो सोल्यूशन है वो पाकिस्तान के आइन में है। ओके। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आप जो करते हो, जिनका जो रोल है, जिसने जो करना है वो आइन के लिए है। ये याद रखें, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट को कहती है कि ये स्टेट को रन करने का ये तरीका है। अगर उसमें से कोई एलिमेंट्स रोग हो जाए या उसमें से कोई एलिमेंट्स वो चीजें से बालातर हो जाए, वो सिस्टम नहीं चल पाएगा। और पाकिस्तान का बेसिक मसला ये रहा है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं चलते। मैं मिसाल देता हूँ, 9th में क्यों हुई है? 9th में इसलिए हुई है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन मार्च में 2 सूबों के इलेक्शंस हो जाने चाहिए थे 3 महीने के अंदर, 3 महीनों के अंदर होने चाहिए जी। वो नहीं हुए। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशंस करना शुरू कर देंगे तो उनके कंसिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। वो कहते हैं ना, पैड़े कमे दे पैड़े कंसिक्वेंसेस, ठीक है। तो फिर आप ये चीजें फिर आती हैं। अच्छा जब हम इन सारी चीजों को करके देखते हैं, उसमें देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रॉम इमरान खान टू द लोएस्ट लेवल, हम ये कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर किसी ने तोड़ फोड़ किए, क्योंकि हमारी तरफ से कोई ऐसा ऑर्डर नहीं था इमरान खान की तरफ से कि तोड़ फोड़ हो। अगर किसी ने किया और उसके ऊपर वाकई ऐसी आपके पास CCTVs या कोई ऐसी चीज है कि वो दिखा रहे हैं कि ये तोड़ रहा है, सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई CCTV नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो उसको इम्प्लीकेट कर सके, और वो एविडेंस व्हिच इज बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, तो फिर आप कह रहे हैं कि CCTV नहीं है, हर चीज है। सर दिखा देना, दिखा दे सर मेरे पास। सर ब्रिगेडियर साहब अगर मेरे पास CCTV हो, मेरे पास सबूत हो, मैं अगले दिन दिखाऊं, तीसरे दिन बंदे को अंदर करूं, मैं कहूं आओ कोर्ट में जाओ, जिस कोर्ट में जाओगे जाओगे। एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ पड़ा हुआ है। वकीलों का क्या काम है? वो एक मर्डरर को इनोसेंट बनाता है, इनोसेंट को मर्डर बनाता है। वकीलों का सिर्फ यही काम है, वो यही कर रहे हैं पिछले 1 साल से। ब्रिगेडियर साहब क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स द सेम, फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई 1 साल में, और फिर सजाएं क्यों नहीं सुनाई गई हैं? चलें देखिए जी, बात ही हो जाती जैसे इन्होंने कहा है ना, वो मेरी नज़र में ये है, सैनिटी प्रिवेल तब करेगी कि जब स्टांस, अच्छा जो स्ट्रिक्ट स्टांस है वो दोनों तरफ से है।
एक तरफ से ये कह रहे कि नहीं सिर्फ तुम ही वो हो। अब देखिए, मैंने अगर गलत नहीं किया और मुझे पता है मैं सही हूं, मैं कभी नहीं मानूंगा। और चूंकि मेरा ईमान है कि मेरी इज्जत जिल्लत, मेरी जिंदगी मौत, मेरा सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में, कोई कुछ कर नहीं सकता, तो मैं कभी झुकूंगा नहीं, मैं कभी झुकूंगा नहीं। लगाया है वो अगर काइंडली पढ़ ले, मैंने तमाम हिस्ट्री उसमें रिकॉर्ड कर ली है सर। ये हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री सर ब्रिगेड साहब हिस्ट्री तो हुई पूरे 1 साल हुई और तैयार किया गया, और उसके पीछे क्या मकासद थे, ऑब्जेक्टिव थे, वो सब मैंने लिख दिया। देखिए ब्रिगेड साहब, वो जो आपने आर्टिकल लिखा होगा, दैट कुड बी योर ओपिनियन, बट इट माइट नॉट बी द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द हिस्ट्री। When you talk about the history, it has to be unbiased. It has to be reference उसके। आपने क्या अपने आर्टिकल अपने आर्टिकल के पीछे रेफरेंसेस दिए सर? आपने जो आर्टिकल लिखा सर, एंड डिफेंस एनालिस्ट एंड इंटरनेशनल एनालिस्ट, देखिए एनालिस्ट जो लिखता हूँ मैं अपने आप से नहीं, मेरा किसी पार्टी के साथ कोई नहीं है, कोई आपका होना भी नहीं चाहिए किसी पार्टी के साथ। वो करता हूँ सही ब्रिगेडियर साहब, गलत किसी को सपोर्ट नहीं करता। ब्रिगेडियर साहब एंड सेनेटर साहब जो है, इसको थोड़ा सा जो है काम डाउन करते हैं सिचुएशन को। हम पाकिस्तान में ही हैं और हमने पाकिस्तान को मिल के जो है आगे बढ़ाना है। सर क्लोजिंग रिमार्क्स देते हैं ब्रिगेडियर साहब, हमारे पास मेरे ख्याल से सिर्फ 40 सेकंड है। जी, क्लोजिंग रिमार्क्स यही दे रहे हैं कि जी वी आर नाउ गोइंग थ्रू द मोस्ट डेलिकेट स्टेज इन आवर हिस्ट्री, एवरीवन नोज इट, एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट इट। तो ये क्यों नहीं ये पीटीआई को समझ आती? ये वोकला ने जो कल तमाशा किया, ये क्यों नहीं इन सबको समझ आता? उधर से जो लॉन्ग मार्च, उधर से मिलियन मार्च हुआ, इनको क्यों नहीं समझ आता कि इस स्टेज पे मुल्क को बचाना है, इकोनॉमी को बचानी है, तो हम सब हैं। अगर मुल्क नहीं है तो फिर हम ठीक है सर, आपका कमेंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सेंटर साहब, ब्रिगेडियर साहब देखिए, मेरे लिहाज से द ओनली टाइम वी विल गो फर्दर एज जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से करें। वी मस्ट स्टेप बैक, वी मस्ट कम एंड टॉक। हर एक बंदा, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो अपना रोल करे, वो अपना रोल करे और आके ये करे। देखिए सबको पता है कि ये इद्दत जैसे केस जब डाल रहे हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास कुछ सेकंड्स रह गए। सेंटर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने। और मुनीब, आई थिंक हमारी भी क्लोजिंग यही होगी जो सेनेटर साहब की बात है कि आइन के मुताबिक जब तक निज़ाम नहीं होगा तब तक बेहतरी नहीं आ सकती। और आइन जो है वो स्टेट को एम्पावर करता है, और स्टेट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट या कोई और स्टेक होल्डर्स नहीं है, स्टेट अवाम है, वो पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं है। ये मैं नहीं कह रही, ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। सो ये लागू होना चाहिए। यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी हम ब्रेक पे थे और मैंने मुनीब से पूछा कि आपकी शादी का क्या इरादा है। सो ऑन एयर बताएंगे आप? मेरी शादी का इरादा है, अभी मैं रशिया से आया हूँ और वहाँ पे बड़ी खूबसूरत खवातीन होती हैं, तो मैं सोचा कि वहीं से जो है शादी कर ली जाए। ठीक है। सो आप मतलब सरहद का ख्याल नहीं रखना चाहते? मतलब सरहद पार भी जाना चाहिए सरहद पार और वैसे भी ये बात भी सच है कि मोहब्बत जो होती है उसमें कोई सरहद ही नहीं होती, और फिर जब जहन मिल जाए तो फिर जिंदगी गुजारना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए फिर ख्याल नहीं रखते हैं लोग सरहदों का, जैसे मुनीब भी इरादा यही रखते हैं कि ख्याल नहीं रखेंगे। और इश्क में कोई सरहद नहीं होती। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बात है। और आज नाज़रीन ऐसी ही हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जी एक ऐसे कपल से जिन्होंने पसंद की शादी की, और उन्होंने भी मुनीब की तरह जो है वो सरहद का कोई ख्याल नहीं रखा। अनवार अली का ताल्लुक है जी चित्राल से, जबकि उनकी अहलिया क्लेयर स्टीफन, उनका ताल्लुक है अमेरिका से। सो दोनों की शादी हो चुकी है, अब दोनों बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी गुजारे, मज़ीद आपको बताएंगे भी। और अब दोनों चित्राल में फलाही कामों में मसरूफ़ अमल फलाही कामों में, मतलब दिस इज़ ग्रेट। बिल्कुल जी, और जिसमें जो है लाइब्रेरी का क़याम है, डिजिटल ट्रेड स्कूल और जो है कल्चर सेंटर भी शामिल है। मोहब्बत की इस दास्तान के बारे में जो है मज़ीद जानते हैं उन्हीं से खुद अनवार एंड क्लेयर इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है। अनवार एंड क्लेयर, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम सर। How are you That's so both? cute. मतलब मिल के जो है सलाम का जवाब दिया है ना, this was so good. This was so good. The first question जो है ना, I'm going to ask to Claire. How did you find our man? This is the Pakistani man. And how did you get our Pakistani boy?
How did I get him? Yeah. Well, I think maybe it's a matter of luck, but I think we just sort of fell into each other, I suppose. It all kind of happened really fast. Maybe even from our first conversation or the first hike that we took together, we realized that we were an item. And we were Walk just meant to walk be. us through your first interaction and Yeah. how you guys fell in love. This is kind of a funny story, actually, because when I arrived to Buni, I was kind of just a weary traveler. I was so exhausted, and I came across this guest house, and I walked in, and I just wanted to be alone. I was really tired, and he offered to show me around the bazaar, and I was like, no, I want to go by myself. So that was kind of our first interaction. Okay. But then a little while later, we went on a hike, and the hike was much harder than I thought it would be. And there were a couple times when I was hanging on for dear life, and Anwar saved me. Oh my So God. That's so cute. that was kind of the day we realized. Anwar turned out to be your Superman. Yeah, he is. ये He definitely अच्छा। is your Superman. Now, Anwar, आप बताएं. आपकी साइड की स्टोरी आपकी साइड की जो क्लेयर क्योंकि की क्लेयर साइड के लिए तो वो लव एट फर्स्ट साइट नहीं था ना, जो- आपके लिए लव एट फर्स्ट साइट था. जो क्लेयर बता रही है उसको अकेले रहना था, लेकिन अनवार ने देखा कि यार नहीं, नहीं। अकेले वाली तो कुछ नहीं नहीं थैंक यू सो मच। जिस तरह क्लेयर ने भी बात की कि कैसे हम पहला हमारा जो इंटरेक्शन था वो सही नहीं था, क्योंकि ये ज़्यादा थकी थी। और इनका जो इधर पहुंचने से पीछे जो इनका जो सफ़र रहा था चित्राल लोअर में जहाँ पे ये ठहरी थी, वहाँ पे जो शायद उसने भी इनको कोई तंग किया था, या उधर से नीचे भी जितने जगहों पे इनकी रिहाइश रही थी, तो इनका कहना है कि वहाँ पे ज़्यादा मैं थक गई थी जहनी तौर से। कोई इस तरह की वो परेशानी नहीं थी वैसे, इन कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन की वजह से शायद इन पे कोई। तो जब ये यहाँ पे आई तो मैंने जिस तरह इसने कहा कि पहले दिन कोई इतना अच्छा हमारा वो नहीं हुआ था, इन्होंने कहा था कि मैं थक गई हूँ, मैं नहीं चलना चाहती इस तरह से। तो जब ये सेव करने की जो बात की, मैं कोई सुपरमैन या इनको इम्प्रेस करने के लिए नहीं, से हम इधर हमारे नाले पे ऊपर गए थे जहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग है, वहाँ पे लोग जाते हैं जिनको बदन में दाने शाने निकले, तो उसमें गरम एक चश्मा है, वहां पे बैठते हैं तो वो चीजें दूर होती है। अच्छा। तो हम उधर तक गए थे वापसी पे जी सर। तो वापसी में वाकई में इनका थोड़ा सा रास्ता, इनको शाम भी हो गई थी, तो मेरे साथ एक और दोस्त भी था, तो हमने इनको वहां से मैंने इनका हाथ पकड़ा था, 2-3 जगहों पे इनको उतारने के लिए जगह थोड़ी सी तंग थी। तो वहां से जब आए थे दिन उससे वो 2 मई का दिन था, तो 2 मई इनका सालगिरह भी था। अच्छा। तो मैं वहाँ पे मुझे एक पहाड़ में मशरूम मिला, तो मैंने वो मशरूम लाके मैंने इनको गिफ्ट की। तो इसने मुझे पता है कि आज मेरा सालगिरह था, तो मैंने कहा कि ये आपका बर्थडे गिफ्ट हो। ओके, वेरी वहाँ नाइस. से तो वहाँ से बात हमारी निकल गई। चले बात तो यहाँ से सर, शुरू हुई, ये बात यहाँ से शुरू हुई, फिर उसके बाद हाउ डिड यू गाइस एंड अप मैरिंग ईच अदर? प्रपोज किसने किया? Who was the first to propose? दैट मस्ट बी अनवार आई सपोज. शायद आपके भाई ने थोड़ी सी ये जल्दी चीज ब्रो। ये चीज लेकिन जब इधर आए थे तो हमने इनसे बात हुई, तो इसने मुझसे पूछा कि आपके हॉबीज क्या है, आप क्या करते हो, शादी हुई या नहीं हुई। तो ये चीज़ें जब पता, मैंने कहा कि मैं इलाके में ये सोशल वर्क करता हूँ, मेरा मिशन है कि मैं अपने इलाके में तालीम को, और यहाँ चूंकि अस्पतालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है तालीमी, यहाँ पे एक खान के कुछ स्कूल से और कुछ एक चंद प्राइवेट स्कूल से जो अच्छे, बाकी यहाँ पे जो स्कूल से वो इतने अच्छे नहीं है। तो मैं इधर तालीम के अंदर काम करना चाह रहा था और सेहत के अंदर, तो ये इनका भी मिशन था। तो हमने दोनों ने क्या भी एक लाइब्रेरी हमने वो बना रहे, तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो अभी जारी है। तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में हम इधर मिलके दोनों तालीम के ऊपर काम। सही. Claire, Pakistani culture is too different from your own culture, the American culture. So, do you find it difficult to adjust here? In some ways, I suppose, just it's different. That's all. I think anytime you get married to somebody, there's going to be adjustments. You're creating a new life together. And so that's really all it is. For me, more than anything, it's just exciting. I love that I'm learning new things every day, and I get to join this amazing family. And so everybody's really taking care of me, and nobody pressures me. You know, people understand that everything's new for me, and so I just feel really taken care of. It's not difficult, it's fun. So all right, so Claire, tell me, what was your first reaction when Anwar proposed to you? For us, it was natural. It wasn't Was like, it? yes. It was just sort of like,
So much Yeah, excitement. of course we should be married. Okay, Claire, were you expecting that? It wasn't. It was more so like I knew in my heart. Oh my God! I Just feel like two souls met Yeah. each other, right? Huh? that's exactly how it was. It's just sort of like we just knew, and it didn't need to be this big thing. We just knew we were supposed to be married. All right, tell me, what's the one thing that you like about Anwar the most? Got you there. Man, how would I choose? How would I choose? There's so many. He's very So- caring. He's really an old soul. I think that's what I would say. Or He has Is just there like is there anything depth. that you don't like about him? sorry, Is there anything that you don't like about him? not at all, not at all. Maybe he can get a little bit aggressive on the polo field, but Yeah, very right. Yeah. Very right. Anwar, आप Right. बताओ. Anwar, आप बताओ. आपकी क्लेयर के बारे में. The best thing about Claire, Anwar. क्लेयर जो है वो यानी कि बहुत सिंपल लड़की है, यानी कि कोई इस तरह का शो ऑफ उनके अंदर नहीं है कि ड्रेसेस को लेके या जुल्फ को लेके या अपने माँ बाप के पैसों पे कोई घमंड या इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो वो एक सेल्फ मेड बंदा इंसान है जो अपने बलबूते पे कुछ करना चाहती है। तो एक उनके पार्टनर होने की हैसियत से ये मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनके जितने भी ख्वाहिशात है मैं उनमें इनका सब करूँ, इनको यानी कि इनका साथ। तो आपके सही। ससुर ने, तो आपके ससुर जी ने ये नहीं कहा ये लो खाली ब्रीफ केस ले लो. ससुर जी से भी डॉलर से बात भरा नहीं हुआ। है, मैंने मीसू माँ से बात की है तो वो बहुत अच्छी है, और ससुर मेरे थोड़े से गुस्सीले वाले लगते हैं, पता नहीं अभी उनसे बात नहीं तो चले वो तो गुस्सेले हैं, पाकिस्तानी माँ बाप भी थोड़े गुस्सेले होते हैं। जब आपने बताया कि मैं ये करने जा रहा हूँ तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था अनवर? मेरी फैमिली में यानी कि हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसमें हम सारा, आप समझे कि मैं अगर फैमिली की बात करूँ तो मैं पूरे अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, जी जी, उसमें सारे लोग इलाके फिर की आपस सही कल्चर आपका डिफरेंट है। Alright, now, तो अच्छा, ये अनवर very वो quickly जो एक है, सेकंड बताने दो उनको। जी जी बताएं जल्दी से। हाँ, तो ये है कि अभी तक भी हमारे लिए ये है कि कंग्रेचुलेशन से लेके ये मैसेजेस, चले मतलब सब खुश और हैं, सब खुश हैं। अच्छा अनवर एंड सारे क्लेयर, खुश हैं, सारे अच्छा खुश हैं। अनवर एंड क्लेयर, आप जो फलाही काम कर रहे हैं उसके बारे में बताएं. जी, फलाही काम का ये है कि मैं जब इधर आया था यूनिवर्सिटी से पढ़ के तो मुझे ये चीज़ की शदीद मुझे एहसास हुआ कि हमें यहाँ पे एक लाइब्रेरी बनानी है। मैं खुद किताबें जमा करने का शौकीन हूँ, पढ़ने की इतनी तौफीक नहीं होती क्योंकि मैं हॉर्स राइडर हूँ और ठीक है। खिलाड़ी हूँ, तो मैं घोड़ों में ज़्यादा होता हूँ। ठीक है। ओके फिर ओके। मैंने लाइब्रेरी, छोटी सी मेरी कलेक्शंस थी, कोई 600 के लगभग मेरी अपनी किताबें थी। मैंने वो प्लेयर को दिखाई और मैंने कहा कि आप ये, तो इन्होंने कहा कि लाइब्रेरी बनाने में तो मैं मदद कर सकती हूँ। तो चले। उसमें फिर जब हम Right, last 10 seconds we want some comments from Claire. Anything you want to say? anything I want to say, I just want to say, लेट्स से पाकिस्तान जिंदाबाद। या पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद All जी। right, हम all right, ब्रेक का कहा जा Anwar रहा है। and Claire, thank you so much for joining us. Anwar and Claire जी, ये पाकिस्तानी कपल है, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने के लिए. अब एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं जी। आप खवातीन देखते हज़रात रहें सबकी सोच। आज़ाद एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं सुबह की सोच में। खवातीनो हजरात, न्यूटन नामी एक सोशल मीडिया सारिफ ने जो कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की एक हालिया तकरीर की वीडियो क्लिप जो है वो पोस्ट की है, आपको दिखाते हैं ज़रा। जी, ये आपने सुना। अच्छा, अब इस पे रद्द अमल में साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने लिखा कि राहुल ऑन फायर, लेकिन राहुल गांधी की तारीफ में फवाद चौधरी के इन 3 अल्फाज ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी को जारी आम इंतखाबात में कांग्रेस के खिलाफ एक और हथियार जो है वो फराहम कर दिया। फिर मोदी ने गुजरात में इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान फवाद चौधरी की ये जो पोस्ट इसका हम जिक्र करें, इसी का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी तो पाकिस्तान की भगत है, हमारा पड़ोसी मुल्क भारत की कदीम तरीन पार्टी के शहजादे राहुल गांधी को मुल्क का अगला वजीर आजम बनाना चाहता है।
राइट जी, आपने फवाद चौधरी के भी कमेंट सुने हैं। अब फवाद चौधरी हिमसेल्फ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। फवाद चौधरी को खुशामदीद कहते हैं। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब, यू हैव अ हैबिट मेरे ख्याल से इंडिया में पॉपुलर होने की। नहीं, देखिए मसला ये है कि इस वक्त तो क्या रटे लोग हैं बिल्कुल ही, ये नरेंद्र मोदी और उनका पूरा ग्रुप और इस तरह की बातें जो है वो कर रहे हैं। असल में तो देखिए ना, जब 1947 में पाकिस्तान बना था तो हमने कहा कि ये जो वादा था पाकिस्तान बनाने का, ये सिर्फ इस रीजन के मुसलमानों के लिए नहीं था। हमने ये वादा किया था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये वादा किया था कि हम जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं उनको भी हम जो है इधर लाएंगे, हम उनके जो राइट्स हैं उनके लिए खड़े होंगे। ये तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि आज 76 साल के बाद वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर आता है और कहता है कि 20 लोग उसने पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तानी जो है वो हलाक कर दिए हैं और पाकिस्तान के अंदर कोई आवाज नहीं उठती। हम इतने कमजोर इस वक्त खड़े हैं। लेकिन अगर जो नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज हैं, जिस तरह से वो चल रहा है, उन्होंने पहले पूरी जो अपना इस वक्त कैंपेन है वो राम मंदिर के ऊपर किया। अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद को जो है वो डिमोलिश किया गया, वहां पे राम मंदिर बना दिया गया। अब दिल्ली में औरंगजेब मस्जिद जो है उसको डिमोलिश किया जा रहा है और नई वहां पे मस्जिद बनाई जा रही है। और अनफॉर्चुनेटली इन हालात में जो पाकिस्तान का रिस्पांस क्या है वो आप देख ही रहे हैं। और आप देखिए यूएई में जाके तो वो मंदिर ओपन कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर मुसलमानों के लिए किसी ने वहां पे कोई आवाज उठानी, पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए कोई आवाज नहीं उठानी और ये चीज जो है इस तरह से ही चली जाएगी तो फिर तो ज़ाहिर है हालात बड़े खराब है। वहां पे आप देखें लिंचिंग मुसलमानों की, क्रिश्चियंस की एक बिल्कुल रोजाना का मामूल बन गया है। और नरेंद्र मोदी की जो तमाम इस वक्त पॉलिसीज हैं वो एक्सट्रीमिज्म के इर्द गिर्द जो है वो घूम रही हैं, वो शिद्दत पसंदी के इर्द गिर्द जो है वो घूम रही हैं। और अगर वो दोबारा आते हैं तो इसके बड़े सीवियर इफेक्ट्स होंगे। एक तो पाकिस्तान, एक तो इंटरनल जो वो अब क्यों वो नरेंद्र मोदी इस दफा क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी हम 400 सीटें जीते हैं ताकि हम इंडिया का जो आइन है उसको हम बदल सकें। उन्होंने पहले आर्टिकल 370 बदला, कश्मीर को उन्होंने अपने अंदर जम करने की बात की, डिस्पाइट दैट के यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन थी, उसने उसको डिसरिगार्ड करके कश्मीर को कर लिया। अब वो कह रहे हैं हम सेकुलर भी इंडिया नहीं रहने देंगे, हम उसको एक हिंदू मुल्क जो है वो बनाएंगे। अच्छा फवाद साहब, इसके जो है आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं, जो आपका कमेंट जो है, आपके जो ट्वीट हैं वो मोदी ने अपनी जो है तकरीर में शामिल किए हैं। और आपको पता है बीजेपी, आरएसएस ये बड़ा ही एक टेररिस्ट माइंडसेट है इन लोगों का और इनके फॉलोअर्स का भी, जिस तरीके से वो इंडिया में सलूक कर रही हैं। तो इसके बाद आपके लिए भी बड़ा एक मेरे ख्याल से इनसिक्योर सा माहौल पैदा हो गया होगा, आई एम श्योर। जी, अब तो आपके सामने जो है वो डेथ थ्रेट्स जो है वहां से जनरेट हुई हैं। और चूंकि उन्होंने यहाँ पे पहले खुद कहा कि 20 लोगों को वो पाकिस्तान के अंदर आके ऑलरेडी जो है वो कत्ल कर चुके हैं, तो जाहिर है कि ये एक सीरियस इशू तो है। लेकिन जाहिर हम तो अपने मसलों में यहाँ पे फंसे हुए हैं, इर्द गिर्द के मामलात के ऊपर तो पाकिस्तान में कोई तवज्जो ही नहीं है, ना ही कोई हमारी कोई इस वक्त। हमसे ज्यादा रिएक्शन तो कनाडा ने दिया है, हमसे ज्यादा रिएक्शन तो अमेरिका ने दिया है, बरतानिया ने दिया है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी फॉरेन ऑफिस को जो है वो सोया हुआ है। इनको कोई जाके नींद से जगाएगा तो पता नहीं होगा, वो तो किसी तरह का बहुत ज्यादा है। लेकिन भारत इस वक्त मेरा ख्याल है जो हिंदुस्तान का इलेक्शन है वो पाकिस्तान है। ये अच्छा, मेरे ख्याल से आवाज थोड़ी सी रब हो गई है जी, दोबारा अगर आप आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा फवाद साहब को जो है दोबारा लाइन पे जो है उनको दोबारा कॉल पे जो है कॉल करने की कोशिश करते हैं। आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, लेकिन दिस इज़ सीरियसनेस, मतलब ये पाकिस्तानी है। मैं यहाँ पे जो है कंसिडर करूँ फवाद साहब पाकिस्तानी है और अगर एक पाकिस्तानी को जो है एक पाकिस्तानी को जो है डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं अक्रॉस द बॉर्डर, इंडिया जो कि हमारा दुश्मन है, मोदी जो कि पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस है, रॉ जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस है। पिछले हफ्ते भी कराची में पाएगी जो दहशतगर्द पकड़े गए, वो वही सारा शख्साना उसी का है, यही सिलसिला चलता आ रहा है। तो फवाद साहब ज्वाइन कर चुके हैं। फवाद साहब, यही मेरा कंसर्न है इस वक्त जो है, आपको जो डेथ थ्रेट्स जो हैं वो मिल रही हैं इंडिया से जो मिल रही हैं, तो इस पे अब तक जो है पाकिस्तानी रिस्पॉन्स क्या है कि आपको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है फॉरेन ऑफिस में, आपने ये ऑफ कोर्स उनका क्या रिएक्शन है? नहीं, हमारे यहाँ तो ये रिवाज ही नहीं है। हमारे तो जो लोग 20 जो है वो पहले कत्ल हुए तो उनको कुछ नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं। पाकिस्तान में देखिए जिंदगी के इस वक्त मौजूदा
हुकूमत रियासत के नजदीक कोई अहमियत नहीं है, और वो स्पेशली अगर आप उनके पॉलिटिकली उनकी सोच से एग्री नहीं करते फिर तो आप बिल्कुल ही कोई अहमियत और हैसियत के हामिल नहीं है, लिहाजा वो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन बहरहाल इसको हमने एक टाइम देखा था फवाद साहब, पाकिस्तान को फॉरेन मिनिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग थी जस्ट सम इयर्स बैक। एक अच्छा रिस्पांस क्या होना चाहिए जब आपके नेशनल को डेथ थ्रेट्स मिल रही हो? देखिए, कम से कम इतना हुआ है कि कैनेडियन नेशनल जो थे उनको वहां पे जब नजर सिंह को जब वहां पे उन्होंने कत्ल किया है, कनाडा ने एक बहुत स्ट्रांग रिएक्शन जो है वो दिया है। कम से कम आप और कुछ नहीं तो कनाडा, अमेरिका और बरतानिया के साथ जाके इस इशू के ऊपर बात तो करे, एक कोई अलायंस बनाने की कोशिश करें। और ये जो आप नरेंद्र मोदी हर रोज अगर आप उनकी तकरीरें उठा के देखें, वो कहते हैं मैं घुस मारूंगा, आप देखें ना, ये तो टेररिज्म है। टेररिज्म है। और फवाद साहब, इस पे जैसे आपने पहले भी कहा ना कि पाकिस्तान का जो रिएक्शन है वो हम एक्सपेक्ट नहीं करें, व्हाट डू यू थिंक कि क्या रिएक्शन आना चाहिए था? एक साबिक वफाकी वजीर को डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर, तो उसके खिलाफ क्या होना चाहिए एकदम से पाकिस्तान की जानिब से? देखिए, पाकिस्तान के मुझे तो इस हुकूमत से ज़ाहिर कोई उम्मीद नहीं है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कोई आवाज नहीं है। कश्मीरियों को जिस तरह से हमने बिट्रे किया है, मैं समझता हूँ सो अनफॉर्चुनेट है। आज पाकिस्तान में आलमी सतह पे हमारी हैसियत और अहमियत यह है कि सऊदी अरेबिया 5 मुल्कों को इसराइल के मामले पे एडवाइस के लिए एक कंसल्टेटिव मीटिंग बुलाता है, आपको उस मीटिंग में बुलाया ही नहीं जाता। तो आपकी एक आलमी हैसियत जो है वो तो बड़ी ज्यादा अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कमजोर कर दिया आके। और डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान अकेला दुनिया का दूसरा बड़ा इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान अकेली एटॉमिक ताकत है दुनिया की, सबसे बड़ी फौज है, लेकिन इसके बावजूद अगर आज पाकिस्तान को कोई नहीं, तो इन्हीं वजह से कि हमने जो एक यूनाइटेड स्टैंड लेना था इश्यूज के ऊपर, वो मौजूद ही नहीं है। और नरेंद्र मोदी को ये हिम्मत और जुर्रत हो है कि वो पाकिस्तान को ये कह रहा है कि ये तो खुद ही खत्म हो रहे हैं, हमें क्या जरूरत है इनके ऊपर कोई तवज्जो देने की। आज पाकिस्तान के 5 में से जो हैं उनसे साथ तो हम लड़ रहे हैं, तो 4 में से 3 हमसायों के साथ तो हम लड़ रहे हैं। तो इस वजह से अनफॉर्चुनेटली जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो तो मुकम्मल एक तबाहशुदा फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन ये जो अभी जिसका जो इलेक्शन होगा, नरेंद्र मोदी अगर दोबारा आता है और उनमें वो सीटें ज्यादा ले जाते हैं तो उसके तबाहकुन असरात होंगे। यही मेरा सवाल है फवाद साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा यही है कि जो है इस वक्त इंडियन पार्लियामेंट में अखंड भारत का जो है मैप जो है वो वो प्लेस कर दिया गया है। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि अब पावर में आके हम जो है POK जो वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं कि हम इसको जो है अब कश्मीर मुकम्मल जो है जम कर लेंगे, बल्कि वो तो गिलगित बल्तिस्तान को भी जो है अब इंक्लूड करते हैं और टारगेट करते हैं। अगेन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान इस पे बिल्कुल खामोश नजर आती है। वो तो देखें ना आप, जिस तरह से वहाँ पे हुकूमतें बदली गई, कश्मीरियों की हुकूमत को वहाँ पे बदला गया, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत खालिद खुर्शीद की हुकूमत को बदला गया, वो आपके सामने है। वहाँ के लोगों को ही हमने इतना ज्यादा मायूस कर दिया है कि वही पाकिस्तान के ऊपर अभी पता नहीं वहाँ पे क्या कैसी सिचुएशन वहाँ पे चल रही है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो अगर मोदी आ जाएगा तो ये देखिए जिस रीजन में टेंशन बढ़ेगी, पाकि रीजन के अंदर वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर मसाइल में इजाफा होगा। इन्होंने वहाँ पे मस्जिदें एक लिस्ट बनाई हुई है जिनको वो गिरा के वहाँ पे मंदिर बनाना चाहते हैं। जो टेंशन हैं उनमें इजाफा होगा और उन टेंशन का इजाफे का असर हमारे बॉर्डर पर होगा। तो ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान को क्या है हिंदुस्तान के इलेक्शनों से, हमारा बहुत कंसर्न है हिंदुस्तान के इलेक्शनों से। लेकिन सर अभी तो हम लोग इंटरनली अपने मामलात में इतना जो है बिजी हैं कि हमें लेफ्ट राइट में क्या हो रहा है उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ जो है मेरे ख्याल से DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उन्होंने माफी की बात भी की, फ्लेक्सिबिलिटी की बात भी की। जब आप बात करेंगे ये तो एक राइज ऑफ हिटलर है। जर्मनी में जब हिटलर का राइज हो रहा था तो UK में सिवाय चर्चिल के उस वक्त कोई और ये कंसर्न नहीं था। और चर्चिल ने कहा था कि ये आ जाएगा वहाँ पे तो ये पूरे यूरोप के लिए और ब्रिटेन के लिए खतरा बन जाएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। हिटलर ने बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन फवाद साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, पाकिस्तान में भी यही डेडलॉक हम देख रहे हैं ना। अभी आप इमरान खान साहब के बहुत क्लोज रहे, व्हाट डू यू थिंक, विल ही अपोलोजाइज? उनको जिस तरीके से कहा गया कि वो तामीरी सियासत करें, माफी मांग ले तो कोई आगे बात हो सकती है, मांगेंगे इमरान खान साहब माफी? देखिए, अभी हम हिंदुस्तान के ऊपर ही फोकस है और इस वक्त हमें इस तरह से जब अगर इंटरनल पे आएंगे तो फिर जाहिर है कि हमारे अपने अपने इश्यूज जो है वो शुरू हो जाएंगे जो बहुत बड़े हैं। जैसे आप लोगों ने खुद कहा हमारे अपने मसाइल इतने बड़े हैं, वो बहस शुरू हो जाए तो वो तो खत्म ही नहीं हो सकता। ठीक है, फिलहाल यही है कि हिंदुस्तान के इलेक्शनों पे अगर हम फोकस करें और ये देखें कि किस तरह से हो रहा है, ये हिटलर की तरह
एक ताकत जो है वो वहां पे खड़ी हो रही है। ये पाकिस्तान के लिए ही नहीं, पूरे रीजन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और अगर पाकिस्तान के वहां पे हमने अपना फॉरेन ऑफिस ने और हम लोगों ने यहाँ पे अपना रवैया ठीक ना किया और इस चीज के ऊपर एक इंटरनेशनल कॉपरेशन में हम ना गए, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। एक हिंदू महासभा की जो पॉलिसी है जो 1920 से जिसका मुसलमान सामना कर रहे हैं, वो दोबारा अब बहुत बड़े राइज पे है। बिल्कुल फवाद साहब, एक बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा फवाद साहब, यहाँ पे हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें और इंटरनेशनली, मुझे याद है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे और उस वक्त भी इसराइल फ़लस्तीन जो है वॉर जो है वो जंग चल रही थी, और किस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है दुनिया भर में ट्रैवल करके जो है वो एक पीस एग्रीमेंट करवाया था और वो जंग जो है ख़त्म हो चुकी थी। इस वक्त भी जो है गज़ा और रफ़ा में जो है इसराइली जो है जुल्म और दहशतगर्दी जारी है, पाकिस्तान कहीं नज़र नहीं आ रहा। गजा और रफा में जो मामला चल रहे हैं, हम तो ऐसे ला ताल्लुक बैठे हैं कि यहाँ पर तो जो है वो जिक्र ही और कोई नहीं हो रहा, यहाँ पे तो बात ही नहीं हो रही। एक आप देखिए कि इस वक्त कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, आप देखिए बॉस्टन में, आप देखिए अमेरिका में, यूके में मुजाहरे, कितने बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। और पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे वजूद में आया, वहाँ पर हम 4 लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दे रहे कि वो इसराइल के खिलाफ जो है वो इस बेईमाना, वहाँ पे आप देखिए 35,000 लोग वहाँ पे शहीद कर दिए गए, जिसमें से 20,000 तो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। उनके लिए जो है वो पूरी दुनिया एहतजाज कर रही है, पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा। और हमारी हुकूमत जो है और फवाद साहब इसमें भारत जो है वो खुला साथी है इसराइल का। अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो इंतखाबात का साल है और पाकिस्तान मुखालिफ और मुसलमान मुखालिफ बयानियां बनाकर ही वो हमेशा वोट लेते आए और अभी भी उनकी यही स्ट्रेटेजी है। व्हाट डू यू थिंक कि ये मोदी साहब अपनी जो पॉलिसीज हैं या अपनी खामियां हैं उनको दुरुस्त करके आगे क्यों नहीं बढ़ते, बजाय इसके कि पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ ये बयानियां बनाया जाए और वोट लिया जाए? देखो, जो नरेंद्र मोदी की फिलॉसफी है ना, वो तो 1923 से जो हिंदू महासभा की पॉलिसी है उसके ऊपर बुनियाद है, आरएसएस की फिलॉसफी के ऊपर, राष्ट्रीय सेवक संघ। और ये जो हिंदू महासभा की दूसरी जमात है, ये तो फिलॉसफी है जो एक इसके बहुत ज्यादा पहलू हैं। इसमें एक पहलू ये भी है कि जो यहाँ पे बसने वाले सारे मुसलमान हैं वो जबरदस्ती मुसलमान हुए थे, उनको हमने दोबारा हिंदू करना है। इसकी और फिलॉसफी है कि यहाँ पे जो सारी मस्जिदें हैं वो मंदिरों को तोड़ के बनाई गई हैं, तो हमने सारी मस्जिदें तोड़ के दोबारा बनानी। और इसके बाद जो गाय के गोश्त के उसको लेके देखा है, रोज वहाँ पे लिंचिंग हो रही है, जो सब कुछ हो रहा है। और कश्मीरियों को जिस तरीके से दबाया गया और दबाया जा रहा है, और इस सब, और फवाद साहब इस सब में भारत कामयाब भी हो रहा है। और इसमें हमारा मसला ये भी है ना कि अगर ट्विटर की हम बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टूल है आपको अपना मैसेज डिलीवर करने के लिए, कोई नैरेटिव अगर आपने बिल्ड करना है, और पाकिस्तान में वही नहीं चल रहा है। सो हमारी काफी सारी खुद की भी खामियां जिसकी वजह से भारत कामयाब हो रहा है। नहीं, खामियां तो जाहिर है ही हमारी ना, अदरवाइज तो देखे ना पाकिस्तान कहाँ था। पाकिस्तान तो अगर आप शुरू की हिस्ट्री उठा के देखें तो 50s में तो पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। और जो हिंदुस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म थे जवाहरलाल नेहरू, वो तो कह रहे थे कि जो अमेरिका और बरतानिया के सदर और वज़ीर आज़म है वो पाकिस्तान के साथ पार्टी बने हुए हैं। तो वो तो एक पूरी एक हिस्ट्री है जिस तरीके से हमने आज आप देखें, आप यूएई और सऊदी अरेबिया भी जो है वो भी हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात में इतने आगे निकल गए हैं कि उन्हें इन मामलात की कोई परवाह नहीं है। और उसके नतीजे में पाकिस्तान के जो हिंदुस्तान के अंदर को थोड़े मुसलमान तो नहीं, 20 करोड़ मुसलमान है, पाकिस्तान में 25 करोड़ मुसलमान। तो आप ये देखिए कि इतने ज्यादा मुसलमानों को वहाँ पर जो थ्रेट लाक है, बांग्लादेश के मुसलमानों को जो बिहार में इस वक्त हो रहा है, जो बंगाली मुसलमान है उनके साथ जो हो रहा है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो अगर पाकिस्तान भी नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा उनके लिए? अभी ठीक है, हम अपने मसाइल हमारे हैं, वो तो मसाइल तो रहते ही हैं और ये खत्म तो नहीं होते, लेकिन कम से कम एक इंटरनेशनल जो मोदी को लेके और जो मुसलमानों के खिलाफ एक जेनोसाइड चल रहा है उसको लेके फलस्तीन के इशू के ऊपर तो कम से कम पाकिस्तान की एक आवाज होनी चाहिए। अच्छा, और एक आवाज होके बात होनी चाहिए। राइट। अच्छा फवाद साहब, इस वक्त पाकिस्तान के हालात इंटरनली एंड एक्सटर्नली मुनासिब नहीं है। आप इन द नियर फ्यूचर कोई बेहतरी देख रहे हैं? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रही। मेरे ख्याल में तो हम और ज्यादा एक बहरान पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। फार्मर अपनी गंदम नहीं किसान अपनी गंदम नहीं बेच पा रहा।
ताजर जो है वो FBR की मजीद टैक्सेशन के अंदर है, कारोबार पहले नहीं चल रहा। तनख्वाहदार तबका जो है उसके लिए ये जो नई टैक्सेशन प्रपोजल आई है, उसके बाद ये जो हमारा जो तनख्वाहदार तबका है जिसमें आप लोग भी शामिल हैं, ये तो बिल्कुल कमर तोड़ देगा उसके नतीजे में। और आप देखिए तेल की खपत में, तेल और डीजल की खपत में 27% हमारे यहाँ कमी हो चुकी है, बिजली की खपत में 7.5% कमी हो चुकी और है। इस सबको मद्देनजर रखते हुए सर ये भी कुछ हमारे पास जो है जराए बताते हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इंडिया के साथ ट्रेड को रीओपन करना चाहती है। देखिए इंडिया के साथ आप ट्रेड, आप तो बड़े प्रॉब्लम ये हो रही है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है जिनमें सेठ भी शामिल हैं, जिसमें ये हुकूमत भी शामिल है, जो बहुत कीन है कि हम हिंदुस्तान के साथ नॉर्मलाइज करें। प्रॉब्लम ये आ रही है उधर से नॉर्मलाइज नहीं करने को कोई तैयार। पहले भी आप देखिए हमारी तरफ से तो हमेशा ये ख्वाहिश रही है, इमरान खान पाकिस्तान का हमेशा सर पॉजिटिव वहाँ स्टैंड है। से सर आपको डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं, इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, इस हालात में क्या पाकिस्तान को उनके साथ जो है हाथ जो है वो आगे करना चाहिए ट्रेड के लिए? देखिए बात यह है कि हमें हर वो काम करना चाहिए जिससे पीपल टू पीपल रिलेशनशिप जो है मजबूत हो और जिससे एक्सट्रीमिस्ट कमजोर हो। लेकिन एट द सेम टाइम हमें एक्सट्रीमिस्ट जो तबका है जो वहाँ पे मुसलमानों की जेनोसाइड में मुलव्वस है, लिंचिंग में मुलव्वस है, उनके ऊपर तो सख्त पॉलिसी लेके आए। हमारे यहाँ तो इतनी डेस्परेशन लग रही है और मोदी को बुलाने के लिए और उसको जो है वो एंटरटेन करने के लिए कि लग रहा है कि हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। देखिए ताल्लुकात हमेशा ना बराबरी पे होते हैं, अगर दूसरा अफ्रीक आपकी इज्जत करने को तैयार नहीं है आप ताल्लुकात नहीं बना सकते, बड़ी सिंपल बात है। तो बराबरी पे ऊपर जो है अगर आप बात करें बहुत अच्छा है। आप डिप्लोमेटिक अफेयर्स को अलग रखें और इकोनॉमी को अलग रखें, आपका ये पॉइंट है, राइट? अलहदा भी रखें। और देखें मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में जब इंडियन फिल्में थी हमने बैन नहीं की, हमने इंडियन फिल्में जो है वो की, वहां से उन्होंने जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने वहां के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन पे इतना दबाव डाला कि आप इंडियन मूवी पाकिस्तान में नहीं भेजेंगे और एक भी मूवी पाकिस्तान में नहीं आई। अगर आप इस तरह के रवैयों से ये करें, समझें, आप ये समझें कि आप नीचे लेटते जाएंगे और अगला इससे मुतासर होकर आपके साथ ओपन कर देगा, तो ये तो नहीं होना, ये तो नहीं होना। फवाद साहब वंस अगेन आपका जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें करने के लिए, टाइम की कमी है, नहीं तो इंशाल्लाह आपके साथ ये गुफ्तगू जो है इसको मजीद आगे बढ़ाते। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और एज अ नॉर्मल पाकिस्तानी सिटीज़न फवाद साहब को जो है इस वक्त जो है एज अ फेडरल मिनिस्टर पाकिस्तानी सिटीज़न हैं और उन्हें जो है एक्स फेडरल मिनिस्टर रही हैं, पाकिस्तान की बहुत अहम पोजीशंस पे रही हैं। इससे बढ़ के वो एक पाकिस्तानी हैं, सिटीजन है, पाकिस्तानी है, उनको जो है वो डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं और इसके ऊपर जो है पाकिस्तान की स्टेट खामोश है। यहाँ पे होना नहीं चाहिए ऐसे बात। बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान को फौरी तौर पे कोई ना कोई एटलीस्ट फॉर्मल स्टेटमेंट आनी चाहिए फवाद चौधरी साहब से मुतालिक। यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। एक अच्छी ज़िंदगी के लिए जो है, फ्रेश रहने के लिए जो है, तंदुरुस्त रहने के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जो है ये सेगमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए वर्जिश और जो है फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा आप जो है ये सारी चीज़ें किया करें, आप भी किया करें और हम सबको ही करना चाहिए। आई थिंक हमारे जो व्यूअर्स हैं ये सेगमेंट प्लीज़ बहुत गौर से सुने और देखें कि हमारी जो फिटनेस ट्रेनर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आपको क्या क्या बताती हैं। वैसे मुनीब ये होता है कि दिन भर की मसरूफियात के बाइस वर्जिश के लिए अक्सर लोगों को वक्त नहीं मिलता है, लेकिन जिस्मानी तौर पर फिट होना चाहते हैं। सो ये वाला तबका जो है ना, ये एटलीस्ट हर दूसरा बंदा यही होता है कि उसके पास टाइम कम होता है बट स्टिल दे वांट टू बी फिट। सो आप अपनी दफ्तरी या फिर कारोबारी मसरूफियात के दौरान चंद मिनट निकाल कर भी ऐसा मुमकिन बना सकते हैं। अच्छा, और हाँ ऐसे ही है, कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं या कुछ इस तरीके के लाइफस्टाइल अगर आप वो अडॉप्ट कर लेते हैं तो आपका ये फिट रहना और जो बीमारियों से बचना ये बहुत हद तक मुमकिन हो जाता है। चलें जी, ये सारे सवालात के जो हैं जवाब लेते हैं। हमें ज्वाइन किया जी इकरा नसीब ने, फिटनेस ट्रेनर है, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। इकरा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा, ये अब जैसे निमरा ने कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, दफातर में होते हैं, टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज करने का, और चंद मिनट में जो है जस्ट सम स्ट्रेचेस वगैरह जो है किस तरीके से करके अपने आप को जो है फिट रखा जा सकता है, वो क्या है?
अच्छा, ऐसा है कि मतलब सही बात है, आपके पास सिर्फ 9 घंटे काम करने के लिए होते हैं, कहीं आप फैमिली टाइम में इंजॉय करते हैं, फ्रेंड एंड फैमिली के लिए भी टाइम होता है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि आपको जब भी फ्री टाइम मिले, फ्री टाइम ऐसे मिल सकता है कि बहुत सारा आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया की वो इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो जी सोशल लेट नाइट अगर आप देखें ना, मेरे पास मोस्टली जो क्लाइंट हैं वो यही है कि लेट नाइट जाके वो रील्स ही देख रहे होते हैं, जबकि आपको कम से कम सोने से 1 घंटा पहले अपना फ़ोन जो ब्लू लाइट्स को साइड पे कर देना चाहिए। ओके जी, वो आपकी जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको बहुत डिस्टर्ब करती है, स्ट्रेस फैक्टर को बहुत ज़्यादा जो है ना इन्हांस कर देती है। जी, आपके कॉर्टिसोल जो हार्मोन्स है उनकी एक्टिविटी में ना उसका काफ़ी रोल होता है कि आप ब्लू लाइट्स बहुत डैमेज करती हैं आपके एंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा, ये नई बात थी, ये मुझे भी नहीं पता। जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, 1 घंटा पहले नाजरीन आपने अपना मोबाइल फोन साइड पे रख देना है और फिर उसके 1 घंटे के बाद सोना एटलीस्ट। और हम तो सोते भी बिल्कुल उसको छोड़ के फिर सोते हैं, जागते भी ऐसे ही एनी हाउ। तो वो जो आपका टाइम है ना, जो आप सोशल मीडिया को वो देख रहे हैं और सारा टाइम फोन पे बिजी हैं या कोई सीरीज देख रहे हैं कुछ भी, तो उस टाइम को आप यूज करें अपनी वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए। ये सबसे बेस्ट मतलब मेरी एडवाइस है लोगों को। तो कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो कि आप इस वक्त बता सकती हैं? ऑफ कोर्स करके तो नहीं दिखा सकती, लेकिन जो इजीली एक्सप्लेन कर सकती हैं, जो कि 5 या 10 मिनट की हों, जो कि हर बंदा कर सकता है, बिफोर स्लीपिंग और या अर्ली मॉर्निंग वेक। देखिए, ऐसे आपको अगर आप जर्नल एक कॉन्सेप्ट देखा जाए तो आपको जर्नल बहुत सारी ऐसी गाइडेंस जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, ठीक है। और आजकल ऑनलाइन क्योंकि सब चीज़ें ऑनलाइन चल रही है तो ऑनलाइन कोचेस आपको अवेलेबल हैं। आई डू ट्रेन एज वेल ऑनलाइन, तो आप उसकी भी गाइडेंस ले सकते हैं। बट बेसिक ये है कि आप अपने स्टेप्स काउंट करें, ठीक है, और आप कुछ हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर लें, जिसके लिए वेरी बेसिक मतलब आप कहीं भी सर्च करेंगे 5 बेसिक योगा पोजेज एंड एनीथिंग स्ट्रेचेस, तो आपको अवेलेबल होते हैं, आप वो कर सकते हैं। मतलब जस्ट गेट बैक ऑन योर ट्रैक, बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉक बहुत जरूरी है, ठीक है। सोने से पहले तो वैसे भी ना रात का खाना खा के उसके बाद आपको करनी ही चाहिए। बिल्कुल, रात का खाना करके कर लें, आपको दिन में कभी टाइम मिले, क्योंकि अभी तो हमारी तरफ समर सीजन शुरू है तो मोस्टली लोग शाम में ही एक्टिव होते हैं, शाम में बाहर निकलते हैं। हाँ, तो आप शाम की वॉक को अपनी रूटीन लाजमी बनाएं, ये आपको बहुत हेल्प करेगी एक फिटनेस रिजीम की तरफ आने में। अगर आप चाहते हैं कि आप फिट रहें तो इसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स और फिट रहने के जैसे आप फिट लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो लोगों के जहन में सबसे पहले जिम आता है, वो जिम जाना शुरू भी कर देते हैं, लेकिन साथ वो ये कर रहे होते हैं कि जिम तो उनके जहन में आ गया, नहीं उनके जहन में जिम आ गया, लेकिन डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं वो। हाँ, नहीं डाइट वही बता रही हूँ, जब आप लेट नाइट जागेंगे, आप अपनी लाइफ को स्केड्यूल नहीं करेंगे, लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है ना। आप अपना लाइफस्टाइल स्केड्यूल नहीं करेंगे तो आपको क्रेविंग्स होंगी, मीठा खाने को दिल जाएगा। एक बड़ी ज़बरदस्त सी स्टोरी है, मेरी क्लाइंट है, वो माशाल्लाह से 4 बच्चों की माँ है, लेकिन वो रात को सिरिलैक खाती हैं बड़ा एक फनी सा वो मज़े की बात है। मैंने कहा क्या, कहती है मैं पीडियाश्योर मिला के बच्चों के दूध के साथ, मेरी बचपन से आदत है और माशाल्लाह से शी इज 34, तो वो उनकी आदत नहीं छूट रही है। क्योंकि वो लेट नाइट आदी हैं रील्स देखने की, वो कहीं ना कहीं वो सिरिलैक के साथ रील्स इमेजिन करो, होता है नेटफ्लिक्स एंड चिल या फिर रील्स एंड चिल, मतलब ये सीन है। वैसे काफी टाइम हो गया खाए हुए, लेट्स ट्राई सिरिलैक। हां, लेकिन एग्जैक्टली बचपन याद करने के लिए ये जो क्रेविंग्स होती हैं मिसाल के तौर पे जो है ना इनिशियली मीठे की, मतलब उसमें जो अभी कैरेमल लाटे की क्रेविंग आजकल हुई भी है, मैं उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ। तो ये क्रेविंग्स को किस तरीके से बंदा कंट्रोल कर सकता है? देखिए, एक्सरसाइज ना सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर करती है बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी बहुत जो है ना वो इनहैंस कर, मतलब उसको बेहतर करती है, बहुत इंप्रूव करती है मेंटल हेल्थ आपकी, बहुत आपका फोकस बेहतर हो जाता है, ठीक है। आप कंट्रोल जो होता है ना, एक इमोशनली आपको, एक फिजिकली और मेंटली आपको एक कंट्रोल जो है ना वो कंट्रोल मिल जाता है, मिल जाता है। वरना आमतौर पे जैसे ये क्रेविंग की बात हो रही है ना, तो आप इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाते, मतलब वो इतनी स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होती है कि until and unless you get that thing आप satisfied। इनको आज जिम ले जाएं अपने साथ जो है। ये एक नेचुरल, हमारे अंदर एक नेचुरल सिस्टम है कि जब भी हम कुछ गलत करते हैं ना, हमें उसके बाद रिग्रेट होता है। कुछ लोग उस गिल्ट के साथ ना आदी हो जाते हैं। आपने खा लिया, आपको बाद में लगेगा नहीं यार ये मैंने गलत कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। जब आप एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं ना, वो आप 1 दफा 2 दफा 3 दफा कहीं ना कहीं आप जाके उसको स्टॉप कर देते, नहीं यार मैं तो देखो एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, मैं एक फिटनेस उसमें भी जा रहा हूँ, ठीक है, सुबह मैंने नाश्ता भी हेल्दी किया, दिन को भी, अब मैं रात को नहीं खाऊंगा। अच्छा, वो 1 2 3 दफा तो आप उसको, आपके कंट्रोल पावर जो है ना वो बड़ी अच्छी हो जाती है। अच्छा, एक सवाल मेरे ज़हन में आया, हम लोग नॉर्मली जब जिम में जाके देखते हैं ना, तो वहाँ पे लड़के लड़कियाँ सही उन्होंने जो है अपनी ना वो ड्रेसेस पहने होंगे, जो है ना प्रॉपर तैयार होकर आए होंगे, फोन सामने रखे हुए हैं, मतलब वो शो शाह ज्यादा है और वो फिटनेस के ऊपर जो है उनका कम फोकस है। अगेन वहाँ पे भी रील्स बनाने में फोकस है। देखिए, हम इस चीज़ को इनकार नहीं करेंगे कि जो चीज़ टेक्नोलॉजी अगर बढ़ रही है तो उसका एक
मस्बत इस्तेमाल जो है वो हर इंसान का हक है, ठीक है। मतलब डेडिकेटेड टाइम होना हाँ चाहिए जी। ना, अगर आप जिम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो तो डेडिकेटेड होके करो। रील्स तो कुछ सेकंड की होती है, डेडिकेटेड टाइम तो होता ही है। वो मे भी ज्यादातर लोग इसलिए होते हैं क्योंकि वो या तो फिटनेस ट्रेनर्स ही होते हैं और वो फिर अपने आप को इसी तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करते हैं। उनकी बात कर रहा हूं जो कि वहां पे सिर्फ शो शा के करने लिए के लिए जाते आते हैं जिम। देखिए वो मेरा हाल है, मैं क्योंकि मुझे इस फील्ड में 5 साल हो गए, मैंने वो लोग 100 में से 10 देखे होंगे। 90% जो आपकी कम्युनिटी है दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर मतलब गोल। वो क्योंकि बड़ी वर्किंग वुमेन्स देख लें आप, कोई भी इंसान हो अपनी डेली लाइफ से अगर 1 घंटा निकाल के, वो 1 घंटा नहीं होता है, उसके पीछे उसने ट्रैवल करके आना है, फिर वापस जाना है, शॉवर लेना है, जो भी उसकी बाकी रूटीन है उसको फॉलो करना है, तो वो उसका अच्छा, टाइम। एक बड़ा अहम सवाल मेरे ज़हन में आया और वो है पाकिस्तान की यूथ है ना, उसके मुतालिक। अच्छा। अभी हम लोग देखते हैं कि वो इतने फिजिकली एक्टिव नहीं हैं और वीक हैं। उनके लिए कितना ज़रूरी है बचपन से ही फिजिकल एक्टिविटी? ऐसा है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में ना फिटनेस अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ वर्कशॉप्स होनी चाहिए जो कि बेसिक होना चाहिए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे। मैंने जी बिल्कुल एक वर्कशॉप होनी चाहिए, जैसे टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप्स होती हैं, आप छोटी छोटी वर्कशॉप होती हैं आप अटेंड करते हैं, तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे ना जैसे आप ग्रो कर रहे हैं स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के साथ साथ आपकी जो है ना वो अवेयरनेस वर्कशॉप्स को भी इसका वो बनाना चाहिए। यहाँ पाकिस्तान में मैंने देखा कि कुछ फिटनेस इन्फ्लुएंस जो है वो अपने वर्कआउट से इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो मेरा ख्याल है जहाँ तक अब जैसे अभी मीडिया बहुत एक्टिव है, फिटनेस आप अपने प्रोग्राम को देख लीजिए इसी तरीके से, तो वो हम बात तो कर लेते हैं, लेकिन आम लोगों तक जो लोग वही रूटीन में बिजी हैं, क्योंकि शोज़ और इस तरह की चीज़ें मोस्टली हाउस वाइफ्स, वर्किंग वुमेन्स और इस तरह के वो लोग देख रहे होते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर आप बचपन से एक चीज़ वो करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको घर से शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपके पेरेंट्स, आपका कोई घर में बंदा, एक बंदा भी अगर आपके घर में कोई जिम जा रहा है या कोई घर पे एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो पूरे फैमिली को लेके चल रहा होता है ना कि नहीं ये मत खाओ, ये ऐसे ना करो, ऐसे। तो वो एक फर्द जो है ना आपके घर में फिटनेस से रिलेट करना बहुत जरूरी है। से रिलेटेड जो भी इक़दामात है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर वही बात है कि जैसे सरकार को अगेन हम एक बार फिर से सरकार के पास ही आएंगे कि निसाब का हिस्सा बनाया जाए जी, है ना। सरकार निसाब हो जाना चाहिए, हाँ आपके होना चाहिए। मुझे याद है हमारी वो पीटी होती थी, हुआ करती थी, हाँ जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और उसमें बहुत इजी एक्सरसाइज सिखा के वही अगर सारी जिंदगी करते रहे तो आई थिंक वही काफी नहीं, आई एम फिट। ऑलराइट, इकरा बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। ख़वातीन और हज़रात, फिटनेस बहुत ज़रूरी है और आप लोगों को जो है वक्त निकाल के अपने लिए जो है एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए। क्यों? बिल्कुल ऐसा ही है और सरकार को निसाब में भी इसको शामिल करना चाहिए। यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक टू वंस अगेन। ख़वातीनो हज़रात, हम हमेशा ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अबू हुरैरा और ज़ुनैरा से। अबू हुरैरा और ज़ुनैरा जो है दोनों जुड़वा हैं माशाल्लाह से और इनकी उम्र जो है 11 साल है और हाल ही में दोनों ने साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तानी टीम के ट्रायल्स में हिस्सा लिया। ज़ुनैरा ने अंडर 15 में पहली पोजीशन हासिल की, जबकि अबू हुरैरा ने अंडर 15 कैटेगरी में जो है चौथी पोजीशन हासिल की। इन दोनों की कामयाबी के बारे में मजीद जानते हैं इन्हीं से खुद अबू हुरैरा और ज़ुनैरा, यहाँ इस वक्त हमारे साथ वी वेलकम यू बोथ। कैसे हैं आप दोनों? ठीक है, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। हाउ डू यू फील ये सब करके पाकिस्तान का नाम ऐसे रोशन करके? फर्स्ट पोजीशन एंड फोर्थ। हाँ, फर्स्ट एंड फोर्थ क्यों आए हो? लेकिन माशाल्लाह से यार आप लोग एक जुड़वा हैं और टेबल टेनिस का है। सबसे पहले पूछूंगा शौक कैसे पैदा हुआ टेबल टेनिस का? ये हुरैरा ने पहला रोज़ा रखा था तो वो इसने देखा था कि टेबल टेनिस बड़ी यूनिक गेम है ना, तो पापा तो क्रिकेट खेलते थे सारे हम, ठीक है। तो इसने बोला था कि मुझे रैकेट लेने हैं, तो पापा ने ले दी क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में खेलते थे। वो हमारे पास ग्लास का वो डाइनिंग टेबल था, उधर हमने नेट लगा के खेलना शुरू किया था, तो हुरैरा बाबा ही खेलते थे। तो बाबा तो सो गए थे, ये पूरी शहरी खेलने में लगे हुए थे जब तक बॉल नहीं लगी थी। फिर बाबा ने टेबल ले दिया था, फिर उधर से एकेडमी गए थे। मैं तो बैडमिंटन खेलती थी, फिर इसको देख के मुझे भी शौक हो गया। अच्छा, आपको इसको देख के शौक हुआ? वेरी नाइस। अच्छा, ये वैसे में आपस की बात है, ये जो डाइनिंग टेबल है ना, ये इस काम के लिए भी जो है ख़वातीन हज़रात इस्तेमाल हो सकता है। मैंने खुद भी जो है डाइनिंग टेबल के ऊपर जो है बचपन में टेबल टेनिस खेली हुई है, ठीक है।
तो आपने कोई नहीं मैं आगे नहीं बढ़ा स्पोर्ट्स के अंदर वो शीशा टूट गया था उसका, पर उसके बाद जो है हमें काफी अंजाम से गुजरना दुश्वारी का सामना करना पड़ा था। ठीक है, राइट। तो हुरैरा, आपसे बेसिकली ये जो शौक आया, तो आपने कैसे सोचा कि मैं आज डाइनिंग टेबल देखा है, लेट्स प्ले टेबल टेनिस इसके ऊपर? जी, काफ़ी यूनिक गेम लगी थी। जिस तरह मैंने बाकियों को देखा, यूट्यूब पे देख रहे थे ना, तो जैसे लोग खेल रहे थे काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने भी कहा इसे ट्राई करते हैं। जब ट्राई किया तो पसंद हो गई, तो फिर अब से प्रोफेशन इसे बना लिया एक। वो खेलते हुए आपको पसंद आ गए, राइट? बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अब ये जो टूर्नामेंट हुआ है इसके बारे में बताएं, जिसमें आपने ट्रायल्स दिए, जिसमें आपकी फर्स्ट पोजीशन आई है, आपकी फोर्थ पोजीशन आई, पहले आप बताएं। एशियंस की जो सारी टीम्स होंगी वो आएंगी, मतलब 6 टीम्स होंगी जिसके साथ सबके वो मैचेस होंगे। ठीक है। वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन तक उसके होंगे मेडल्स। सो आर यू गियर्ड अप फॉर दैट? यस। आर यू एक्साइटेड? कि कैसी जा रही है तैयारियां, क्या चल रहा है? अभी तक अच्छी जा रही है और मेहनत करेंगे ताकि गोल्ड मेडल हासिल कर जाएंगे इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। और अब अभी स्कूल भी जाते होंगे ऑब्वियसली दोनों? नहीं वो पढ़ाई करके खत्म हो चुकी है। नहीं मैं कह लेट मी एटलीस्ट फिनिश। तो आप लोग स्कूल जाते हो, फिर वो टाइम कैसे मैनेज होता है? वो फिर हम जब स्कूल जाते हैं तो वापस में काफ़ी टाइम लग जाता है, 3 बजे आ जाते हैं, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर एकेडमी जाते हैं, फिर वहाँ पे 5 घंटे लाइक रोजाना खेलते हैं। अच्छा, 5 घंटे रोजाना आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो अभी? सही है। अच्छा ज़ुनैरा, ये बताएं कि अभी तो ये टूर्नामेंट आ रहा है, इससे पहले कितने आप जो हैं टूर्नामेंट्स जो हैं वो खेल चुकी हैं और जिसमें आप जीत चुकी हैं? नेशनल आई थी, जूनियर नेशनल में अंडर 15 में 3rd आई थी। वाओ। और इससे पहले वो दुबई में हुआ था WTT यूथ, उसमें मैं 84 वो आई थी, रैंकिंग गई थी, और इसकी पता नहीं कितनी। आपकी कितनी थी? अच्छा, उसमें इसकी 50th और आपकी 84। और आपने कितने टूर्नामेंट्स खेले हैं इस वक्त पाकिस्तान में टोटल? स्कूल्स, कॉलेजेस में होंगे? यूनिवर्सिटीज़ में मैंने खेले हैं, 3 यूनिवर्सिटी के खेले हैं। एक फास्ट यूनिवर्सिटी, दूसरा बैरियर यूनिवर्सिटी और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, और अपने स्कूल का भी खेला, बीकन उसको भी खेला है मैंने। अच्छा, आपने कौन सी एज से स्टार्ट, कौन सी एज से लिया? 9 इयर्स। अच्छा, अब 9 इयर्स, अभी आप 11 हो। जी, 11। ठीक है, 2 साल हुए खेलते हुए? 2 साल हो चुके हैं। मतलब 2 साल में ही हैज परफॉर्म्ड सो वेल, दैट वाज माय पॉइंट। बहुत जबरदस्त। नेक्स्ट क्या है आप लोगों का प्लान माशाल्लाह से, और इस किस तरीके से मैनेज करते हैं आप लोग? जैसे वो स्कूल और ट्रेनिंग तो है ही है, लेकिन इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जिसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है? डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, एक्सरसाइज का, मतलब इसकी टफ एक्सरसाइजेस होती हैं, रिफ्लेक्शंस को तेज करना होता है, स्पीड ज़्यादा वो, और सर्विसेज स्पिन। तो ये कैसे होती है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी? एक्सरसाइजेस होती हैं, वो 32 इवेंट्स होते हैं, वो करते हैं। वो इसमें कुछ रिफ्लेक्सेस की होती है, कोई एजिलिटी की होती हैं, अलग अलग होती हैं इसमें। और डाइट में ज़्यादा प्रोटीन खानी होती है। और आप भी सेम थिंग्स? जी, सेम थिंग्स। तो आप लोग खेलते कहाँ हैं, प्रैक्टिस कहाँ करते हैं, ट्रेनिंग कहाँ करते हैं? शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अच्छा, शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के साथ है। अच्छा, वो अब शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया? अच्छा, वेरी गुड। ये मुझे अभी इन्फॉर्मेशन जो है वो पता लगी है। तो अच्छा, तो इसके अलावा ये तो आपकी एक, हम कह सकते हैं, प्रोफेशनल गेम हो गई, राइट? इसके अलावा और कौन सी स्पोर्ट्स खेलते हैं या जो पसंद है? और बैडमिंटन अच्छी लगती है, क्रिकेट बाबा के साथ खेलते क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट तक खेले हुए। अच्छा, तो क्रिकेट में आप क्या करती थी? बैटिंग करती थी, बॉलिंग करती थी या फील्डिंग करती थी? बैटिंग, बॉलिंग। बैटिंग एंड बॉलिंग या बॉलिंग? बॉलिंग। फास्ट, स्पिन। और आप? मुझे कोई स्पोर्ट्स दूसरी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं आईटी में एक्सपर्ट हूँ। कोई अच्छी नहीं लगती? नहीं, सिर्फ टेबल टेनिस। सिर्फ टेबल टेनिस? जी। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, कुछ कहना चाहते हैं आप? इस वक्त पाकिस्तान आपको देख रहे हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के जो बाकी बच्चे हैं ना, हाँ, जो आपकी तरह, मेरी तरह की, मेरी एज में, अगर उन्हें एक स्पोर्ट में एक्सेल करना है, उन्हें ज़्यादा अच्छे जाना है एक लेवल तक, तो वो उसको अपनी एक पहले हैबिट बनाए, फिर वो उनका जो हैबिट है वो एक प्रोफेशन में बदल जाएगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या बात है। आप कुछ कहना चाहती हैं ज़ुनैरा? कि जो हमारी गवर्नमेंट है, ये जैसे एक तो बात है कि वो टेबल्स बड़े महंगे आते हैं, बल्कि 3 से 5 लाख तक होते हैं टेबल्स, और बॉल्स भी उसी हिसाब से बड़ी महंगी होती है, रैकेट्स तो 2 लाख तक बन जाता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर स्पॉन्सर देते हैं तो बाहर जाके हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। उससे बेटर ये होगा कि कोचेज जो चाइना है, वो हमारी नेबर कंट्री है, उधर ही टेबल टेनिस वो बॉर्न हुआ है ना, टेबल टेनिस उधर से शुरू हुआ है, जापान से बेस्ट कंट्रीज है टेबल टेनिस की, उधर से वो कोचेस बुलवाए, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है।
कोचेस की कमी है, टैलेंट की कमी नहीं है, तो वो उधर बच्चे ज़्यादा ट्रेनिंग करेंगे क्यों वो पीछे हटे हुए हैं, जो छोड़े कि उनको कोचेस नहीं मिलते। अगर उन्हें अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी तो वो भी आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, तो गवर्नमेंट से क्या मैसेज है आपका बेसिकली? कि सपोर्ट करें बच्चों को और उनको आगे भेजें, मतलब सपोर्ट करना चाहिए और आगे भेजना चाहिए। और जैसे बेसिकली एक लास्ट क्वेश्चन है, वैसे टाइम थोड़ा सा कम है, मैं पूछना चाहता हूँ कि और आपके कितने दोस्त हैं ऐसे जो कि आपकी एज ग्रुप में हैं, जो कि मे बी कोई और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं लेकिन उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रही है, उन्हें हाईलाइट नहीं मिल रहा? मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं। एक है वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उसके जो फैमिलीज है ना वो इतने सपोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं आप ज़्यादा पढ़ाई में फोकस करो और वहाँ पे लाइक करो। हाँ, एक फैक्टर ये भी है, एक तो चलो रिसोर्सेज की कमी होना एक अलग बात है, फैसिलिटेट करना अलग बात है, लेकिन फैमिलीज की जानिब से भी सपोर्ट नहीं मिलती। और मैं हुरैरा वाली ही बात दोहराऊंगी वालिदैन के लिए भी कि अगर आपके बच्चे किसी भी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं तो उनको सपोर्ट करें और फिर उसके बाद जाके गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अच्छा, स्कूल कितना आप लोगों को स्पॉन्सर और सपोर्ट करता है? स्कूल काफ़ी सपोर्ट करता है। अभी हमारे एग्जाम्स तो स्कूल अच्छा है ना, अभी हमारे एग्जाम्स तो उन्होंने हमारे लिए, जब साउथ एशियन है उसकी वजह से उन्होंने हमारे एग्जाम भी है ना वो आगे डिले कर दिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आप दोनों मेरे ख्याल से सेम स्कूल में ही होंगे, आई एम श्योर। तो अभी आपके जो है फ्यूचर में क्या प्लान्स है? इसी स्पोर्ट को आपने अपना एक करियर बनाना है? इसको एक करियर बनाना है और एक प्रोफेशनल लेवल तक लेके जाना है, एशियन लेवल तक या वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल तक ना, वहाँ पे इंशाल्लाह जाके गोल्ड मेडल लेके इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, जुनैरा का तो हमने मैसेज सुना, आपको भी अगर गवर्नमेंट से स्टेट से कोई रिक्वेस्ट है, कोई मैसेज है आपका हुरैरा जी? कि आप जिस तरह बहुत सारे टैलेंट है पाकिस्तान में, नो डाउट, वो उनको सपोर्ट नहीं करते, वो उनको पीछे कर देते हैं। वो अभी देखें उनके पास जितने ज़्यादा फंड्स हैं ना, वो ऑफिशियल सोर्स की जगह भेज देते हैं, वो प्लेयर्स को नहीं देते अपने फंड्स कि भाई वो जाएं और अपने पैसों से ना खर्च करें और बाकी फेडरेशन के फंड से ना जाएं और खेलें। तो ये उनकी बहुत गलत बात है। ये इनकी बहुत गलत बात है। अबू हुरैरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट विशेस, और हम आपके लिए यहाँ मौजूद हैं। आपको हमारे से जो भी सपोर्ट चाहिए हो हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे 100%। एंड जुनैरा, आपको भी हमारी पूरी सपोर्ट हासिल है, और जहाँ पर भी आपको लगे कि जी ज़रूरत आ रही है, आपने सिर्फ जो है हमें कॉल करते रहिए, ठीक है। एंड बेस्ट विशेस फॉर यू। माशाल्लाह से बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जो है हमारे प्रोग्राम में आए हैं, और जाएं जीत के आए और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और कभी जो है आपने घबराना नहीं है, ठीक है जी। ख़वातीन और हज़रात, ये पाकिस्तान का टैलेंट है, और ये देखें 11 साल के जो बच्चे हैं, अगेन वो जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि हमें सपोर्ट करें, हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने किया भी है। हाँ, किया भी है। और वही जैसे जुनैरा और हुरैरा वाली बात है कि फैसिलिटेट नहीं किया जाता है या स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, अफोर्ड नहीं कर पाते बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स को, जिसकी वजह से हम मुझे कितनी खुशी हो रही है आप लोगों से मिलके कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर है ख़वातीन और हज़रात, और हमें इस फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना है। इसी अच्छे नोट के ऊपर जो है हम आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, और आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, दैट इज हम सब मिलके बोलते हैं जी, पाकिस्तान जिंदाबाद।